साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं CGL 2024 के लिए। जो भी प्रीलिम्स का 25 क्वेश्चन का सेट बनता है उन सभी 25 क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करेंगे। और आज के क्लास का हमारा जो है सेट नंबर 2 है। और सेट नंबर 2 का जितना भी आज देखिए क्वेश्चन बनता है सभी को हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने है। बोल रहा है कि यदि x बराबर √2 + 1 अपॉन √2 - 1 तथा y बराबर जो है ना √2 - 1 बट्टे √2 + 1 हो तो x² + y² + xy अपॉन x² + y² - xy का मान क्या है वो पूछना। तो देखिए यहाँ x का मान दिया हुआ, y का मान दिया हुआ। अब x² + y² + xy का मान बैठाइएगा यहाँ, यानी x² इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर फिर इसका इंटू इसका मल्टीप्लाई कीजिएगा, थोड़ा समय लग जाएगा। देखिए इसको क्या करते हैं, ये रेशनलाइजेशन इसको करते हैं मेरे भाई। इसको √2 + 1 से रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये √2 + 1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। ये a + b × a - b हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ही कोई नहीं रह जाता। तो x बराबर सीधे इसको लिख दीजिएगा 3 + 2√2 हो जाएगा। ठीक है ना, रेशनलाइजेशन किए, ठीक है ना। नीचे जो भी संख्या है यहाँ माइनस में तो ऊपर प्लस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड भी प्लस से करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए y को हम क्या लिख सकते हैं, y जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा 3 - 2√2 हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर x और y एक दूसरे को उल्टा है ना, √2 + 1/√2 - 1, ये √2 - 1/√2 + 1 है, उल्टा है। तो यहाँ भी साइन चेंज हो जाएगा, इसका उल्टा ही ये है, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है हमको x² + y² + xy। अभी भी मेरे भाई यहाँ से x के स्क्वायर कीजिएगा, y के स्क्वायर कीजिएगा, फिर xy कीजिएगा। तो मैं बता देता हूँ इतना नहीं करना। देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, x² + y² + xy को हम x + y का होल स्क्वायर -2 - xy लिख सकते हैं मेरे भाई, -xy लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नीचे में भी क्या लिखाएगा, x + y का यहाँ हो जाएगा x - y का होल स्क्वायर प्लस xy, ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं ना। अब देखिए क्या है, x + y का होल स्क्वायर, x + y ये दोनों को जोड़िएगा, 2√2 कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस तो 6 हो जाएगा, 6 के स्क्वायर 36 हो जाएगा, माइनस xy का मान यहाँ से भी 1 ही आ रहा है, कट जाएगा, डायगोनली कट रहा है ना। यहाँ भी a + b × -b a² - b², तो 3 के स्क्वायर 9 - 2√2 का स्क्वायर 8, 9 - 8 एक ही आ रहा, तो यहाँ सीधे 1 कर देंगे बट्टे। अब x - y का होल स्क्वायर, x - y का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, इस बार हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, क्योंकि 3 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। 3 + 2√2 - 3 - 2√2 कीजिएगा तो ये कितना आएगा, 4√2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 4√2 के होल स्क्वायर कीजिएगा, क्या हो जाएगा, 4 × 16 × 32 हो जाएगा। 32 + xy का मान 1 ही है ना, xy का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 35/33, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कैलकुलेशन नहीं करने लग जाना है, आराम से पहले क्वेश्चन को देखना है, उसके बाद किस फॉर्मेट का वो समझना है, उसके बाद कैलकुलेशन पे हाथ लगाना है, ठीक है ना। देखिए इस तरीके से पहले इसको हम सिंपल फॉर्म में कर लिए, उसके बाद हम उसके बाद भी हम यहाँ वैल्यू ये नहीं रखें, ठीक है ना। फिर स्क्वायर सबको क्यों जरूरी करना है, हम जोड़ कर ही स्क्वायर कर रहे हैं तो अच्छा है ना, तुरंत हो जा रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से करना है मेरे भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, दो संख्याओं का एलसीएम जो है ना वो आपके सामने दिया हुआ 39,780 और उनके अनुपात जो दिया हुआ 13:15 है, तो वो संख्या क्या है आपसे पूछ रहा हूँ। तो देखिए अनुपात दिया हुआ है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अनुपात जब भी दिया रहता है वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता, उसके साथ कोई एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है। जैसे आप x जोड़ लीजिए, k लगा दीजिए, जो भी लगाना है आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए दो संख्याओं का अनुपात 13:15 है, 13x/15x, ठीक है ना। अब यदि देखिए इस दोनों संख्याओं में आपको बोले एलसीएम कितना होगा, तो क्या बोलिएगा, इन दोनों संख्याओं के बीच एलसीएम बोलिएगा, तो x का एलसीएम तो x ही होगा मेरे भाई।
अब मल्टीप्लाई में है तो और 13 15 का एलसीएम क्या होगा, तो 13 गुना 15 हो जाएगा। इसका एलसीएम 13 गुना 15 ही हो जाएगा ना। 4 दिन का एलसीएम क्या होता है, उसी का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है। तो 13 गुना 15 का 13 गुना 15 और एक्स का एलसीएम तो एक्स ही होगा। तो ये जो है ना एलसीएम किसके बराबर है, 39,780 के बराबर है, 39,780 के बराबर है, ठीक है ना। अब देखिए 39,780 के बराबर, अब 13 से काटते हैं, 13 39 13 78, ठीक है ना, 3000 बार में कट गया। अब देखिए 15 से काटते हैं, 15 दूना 30, 15 चौका 60, एक्स स्क्वायर सॉरी एक्स बराबर मेरे भाई आ गया है 204, ठीक है। और आपसे पूछ रहा हूँ संख्या क्या है, तो संख्या यही तो दिया हुआ है, दो संख्याओं का अनुपात 13 अनुपात 15, यानी 13x और 15x, यही तो दो संख्याएं हैं ना। संख्या 13 और 15 एग्जैक्ट नहीं है, 13x 15x है, ठीक है ना। क्योंकि कभी भी रेशियो में बताता हूँ ना, हमेशा बताता हूँ कि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रहता, उसके साथ एक वेरिएबल जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो संख्या जो है 13x है, दूसरी संख्या 15x है, यानी 13 गुने 13x में लिख देता हूँ, 13 गुना 204 हो जाएगा मेरे भाई, और जो है 15x मतलब 15 गुने 204 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो 612 हो जाएगा, 204 हो जाएगा, 2 5 6 2652 एक संख्या आ रही है, एक संख्या जो है वो 2652 आ रही है मेरे भाई। दूसरी संख्या जो है ना वो हो जाएगा 1020 204, ठीक है ना, 0603 3060 आ रही है। दूसरी संख्या मेरे भाई 3060 आ रही है, 3060, ठीक ना। और यही आपका राइट आंसर होगा, यही पूछ रहा था, ठीक है ना। तो देखिए ये हो सकता है थोड़ा समझ नहीं आया होगा, मैं फिर से बता देता हूँ मेरे भाई। एलसीएम जैसे बोले दो संख्या x और y, इसका एलसीएम बोले तो क्या होगा, बोलिएगा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका एलसीएम xy हो जाएगा, ठीक है ना, एलसीएम। और यदि एचसीएफ बोलो इसका क्या होगा, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो बोलिएगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, 1 है, आगे लगा होगा तो 1 ही हो जाएगा। अब x और 15 का एलसीएम बोले तो अब क्या बोलिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 15x, और एचसीएफ बोले तो क्या होगा, तो बोलिएगा 1 हो जाएगा, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। अब आपसे बोले x 3x और 9y का एलसीएम बताइए, तो एलसीएम क्या होगा, पहले एक संख्या का निकालिए, ठीक है ना, नहीं समझना था, 3 और ये कांस्टेंट का कांस्टेंट के साथ एलसीएम निकालिए, तो 9 इसका एलसीएम होगा, और इसका बाद इन दोनों का एलसीएम निकालिए तो 9xy हो जाएगा, एलसीएम x इंटू वाई xy हो जाएगा। अब एचसीएफ आपको बोले तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ देखिए पहले फिर वही कांस्टेंट का देख लीजिए, तो कांस्टेंट का इसका 3 हो जाएगा एचसीएफ, 3 और 9 का एचसीएफ 3 होगा ना, और एक्स वाई का एचसीएफ क्या होगा, कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, कॉमन फैक्टर 1 है, आगे 1 लगा होगा तो 1 हो जाएगा, यानी इसका एचसीएफ जो है मेरे भाई वो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। बस इस तरीके यही सिखाना था यहाँ पर, और उसके बाद इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं रह गया, ठीक है ना। ऐसा बनाना, ऐसे बनाना, इस तरीके से और भी क्वेश्चन आएंगे, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएंगे, देखिए ना साथियों। एक और क्वेश्चन है, देखिए इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कई बार करा चुका हूँ, और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को अभी देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज आप जरूर जाकर देखिए, मैथ का प्लेलिस्ट, उसमें आपका मैथ पूरे सेक्शन कवर हो जाएगा, हर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको उसमें बता दिए, उसका तरीका बता दिए, बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऐसे ऐसे हैं कि आप उसको बहुत कैलकुलेशन करने में टाइम ले लीजिएगा, लेकिन हम तुरंत उसको विद इन 10 सेकेंड क्वेश्चन को कैसे हल किया जाता है मैं बता दिया हूँ, तो जाकर जरूर देखिए। तो देखिए जो भी स्टूडेंट्स मेरे वीडियो को देखे हैं टॉप 100 क्वेश्चन, वो ईमानदारी पूर्वक इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है ना। बोल रहा कि एक व्यक्ति जो है 1 रुपया में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपया में जो है ना 3 की दर से बेच देता, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। ये देखिए मैं बोला हूँ जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई तो खरीदता है ना कितना, 1 रुपये में 5 की दर से, तो रुपया को मेरे भाई हमेशा ऊपर रखो और वस्तु को जो भी है रेट नीचे रखो। ये रुपया मैं फिर से लिख देता हूँ, ये वस्तु है, ठीक है ना। इन दोनों का रेशियो जो होगा ना मेरे भाई, इन दोनों का रेशियो क्या है, खरीद रहा तो क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य का मतलब 100% होगा, ठीक है ना, 100%।
100% का मान इतना, क्रय मूल्य क्या होता है 100% होता है। तो रुपया और वस्तु के रेशियो जो होगा वो क्रय मूल्य के बराबर होगा। हालांकि खरीद रहा तभी, ऐसा नहीं, अब बेच रहा तो ये थोड़े 1/3 हो जाएगा, 1/3 क्रय मूल्य नहीं होगा। तो क्या कर रहा, खरीद रहा तो खरीद रहा, तो 100% 1/3 1/5 का मान। तो आपसे पूछ रहा है 1/3 की दर से बेचता, मतलब बेचता है 1 रुपये में 3 की दर से, मतलब 1/3 यहाँ भी रखेंगे, रुपया और वस्तु, जो भी करना इसी रेशियो में करना। अब 1/5 का मान मेरे भाई 100% है, तो 1/3 का मान आपसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, ये दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ठीक है ना। तो 1/3 का मान हो जाएगा मेरे भाई 100% तो है, इधर आएगा तो 5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा, और फिर 1/3 से मल्टीप्लाई होगा, 1/3 का मान निकालना है। अब देखिए क्या आएगा मेरे भाई 500/3। अब इसको हम यदि निकालते हैं तो कितना आएगा, 16 48 18 6 7 आएगा, इतना परसेंट आएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जितना भी रिजल्टेंट आएगा ना उसको 100 से कंपैरिजन कर देना, ठीक है ना, 100 से कंपैरिजन कर देना है। तो 100 से जितना ज़्यादा रहेगा उतना परसेंट ज़्यादा हो जाएगा, उतना परसेंट प्रॉफिट हो जाएगा, और 100 से जितना कम रहेगा ना उतना परसेंट जो है ना उसको लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ कितना 100 से ज़्यादा है मेरे भाई, 100 से ज़्यादा 66.67% जो है ना वो ज़्यादा है, तो 66.67% जो होगा ना वो लाभ हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी देखिए कॉमन सेंस लगा के 1 रुपये में 5 की दर से खरीद लेता है और 1 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो लाभ तो होगा ही। तो लाभ आपके सामने 66.67 रुपया, 6-7% है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए मेरे भाई जरूर बनाइएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स जो है फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छा शॉर्टकट तरीका बताया हूँ, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, बोल रहा है किसी राशि पर जो है साधारण ब्याज 4% वार्षिक दर से जो है 30 वर्षों में उस राशि से 120 रुपये अधिक प्राप्त होता है, तो वह राशि क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता है, P/R/T/100 होता है नहीं ना। देखिए साधारण ब्याज है ना उस राशि से 120 रुपये अधिक है। यदि मान लेते राशि 100 रुपया है तो साधारण ब्याज 120 रुपया होगा, तो ठीक है ना, इंटू आर कितना है 4% इंटू 30/100। अब यहाँ से x का मान निकालिएगा, x का मान निकालिएगा तो देखिए कितना आता है, ये चतिया 12 है ना, 6/5 कर देते हैं, 6x/5 हो जाता है, 6x/5 ये x सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इधर, तो x/5 हो जाता है, x/5 इंटू 120, तो x बराबर कितना होता है 600 रुपया। और आपसे यही पूछ रहा था x का मान, x माने थे प्रिंसिपल आप ना, तो प्रिंसिपल ये पूछ रहा था क्या हुआ राशि, तो 600 रुपया आपके सामने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन को आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है, एकदम सेम डाटा देगा क्वेश्चन, और आपके सामने ऑप्शन भी 4 दे दिया जाएगा। तो यदि इस क्वेश्चन का आंसर पूछे तो कोई, ये हमें इतना बार प्रैक्टिस हो गया कि याद हो गया, 4:11 इसका आंसर होगा, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि पृथ्वी पर कैसे हो गया, क्वेश्चन में आराम से बताऊंगा एकदम, आप भी इसको बना लीजिएगा, ठीक है ना। पृथ्वी पर स्थल तथा जल के क्षेत्रफलों में जो है ना वो 1:2 का अनुपात है, ठीक, तथा उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। तो आपसे पूछ रहा हूँ दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या है। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। सबसे पहले इसको समझाने से पहले मैं इसका फिगर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए, ठीक है ना। ये पृथ्वी है मान लेते हैं, ठीक है ना, और ये जो पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन जाती है वो है भूमध्य रेखा, जो दो बराबर भागों में पृथ्वी को बांटती है, ठीक है ना। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर होता है ऊपर, और नीचे जो है साउदर्न हेमिस्फीयर होता है, ठीक है ना। ये उत्तरी गोलार्ध है, ये दक्षिणी गोलार्ध है। अब देखिए मेरे भाई पृथ्वी पर स्थल तथा जल का क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है, और यह जो है उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी गोलार्ध में स्थल तथा जल के अनुपात जो है 2:3 है। मैं लिख देता हूँ। अब देखिए 2:3 है। अब देखिए क्या ऐसा, देखिए अब 1 और 2 कितना होता है, टोटल 3 होता है, ये टोटल 3 होता है, और 2 और 3 कितना होता है 5 होता है।
तो मेरे भाई ऐसा कोई नंबर हम मान लेते हैं पृथ्वी पर, ताकि ये जो जितना रेशियो है सभी के सभी आसानी से कट जाए, हमको फ्रैक्शन में ना आए वैल्यू, ताकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो। तो देखिए हम मान लेते हैं मेरे भाई इन 3 और 5 का एलसीएम जो होगा वो 15 होगा, ठीक है ना। मान लेते हैं टोटल जो है ना इसमें साउदर्न उत्तरी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मान लेते हैं स्थल तथा जल के क्षेत्र जो है ना क्षेत्रफल में अनुपात जो होगा वो 15 मान लेते हैं, जिसे ये मान लेते हैं 15। ये क्या है उत्तरी गोलार्ध में है ना, ये टोटल मान लेते हैं मेरे भाई 15। मैं दोबारा भी समझा दूंगा, आप ध्यानपूर्वक पहले देखते रहिए। ये मान लेते हैं नॉर्दर्न में 15 है, तो साउदर्न में कितना हो जाएगा, बोलिए ये भी 15 हो जाएगा, दोनों बराबर होगा ना, 2 बराबर भाग में बांट रही तो दोनों 15-15 होगा ना। तो ये मान लिए हैं 15। अब देखिए मेरे भाई बोल रहा है कि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है। 2:3 क्या है, स्थल तथा जल, यानी स्थल तथा जल मैं लिख देता हूँ, ये स्थल और ये जल है, ठीक है ना। ये जो है ये भी 15 है के 2:3 के अनुपात में है। तो देखिए 2:3 के अनुपात में है, यानी 5 बराबर टोटल कितना मान लिए हैं, 15 मान लिए, टोटल क्षेत्रफल मान लिए हैं, ठीक है ना। टोटल क्षेत्रफल 15 मान लिए हैं, तो स्थल का मान कितना 2 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 1 बराबर 3 तो 2 बराबर 6, ये 6 हो जाएगा क्षेत्रफल। तो बाकी जल कितना हो जाएगा 9, जेन्युइन सी बात है 9 हो जाएगा, 15 है टोटल, ये 6 है तो ये 9, नहीं तो यहाँ से भी निकालिए 1 बराबर 3 तो 3 बराबर 9, ठीक है ना। अब देखिए पूछ रहा आपसे मेरे भाई साउदर्न हेमिस्फीयर में जो है ना स्थल तथा जल के क्षेत्रफल में क्या अनुपात है। तो देखिए साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या करेंगे हम, ये टोटल मेरे भाई कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल 30 हो जाएगा, 30 है ना। अब इसमें क्या होगा हमको नहीं पता, लेकिन पूरे में पता है मेरे भाई, पूरी पृथ्वी पर जो स्थल तथा जल के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, यानी टोटल ये 30 टोटल क्षेत्रफल है मेरे भाई, इस पर जो है 1:2 अनुपात में जो है स्थल है और जल है, ठीक है ना। यानी 3 बराबर मेरे भाई 30 है, तो 1 बराबर कितना होगा 10, ये 10 क्या होगा मेरे भाई स्थल है, ठीक है ना, स्थल, ठीक है ना, ये स्थल है टोटल। अब जो है बाकी जल कितना बच जाएगा, बोलिएगा 20 बच जाएगा जल, ऐसे भी निकालिए ना, 1 बराबर 10 तो 2 बराबर 20, टोटल 30 हो गया, टोटल 30 है पृथ्वी पर, तो 15 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थल और जल 9 है। अब देखिए यहाँ पर 6 9 है, टोटल में जो स्थल है ना वो 10 है, और उसके बाद नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थल कितना है 6। आपसे पूछ रहा दक्षिणी गोलार्ध में स्थल और जल का क्षेत्रफल जो होगा उसका रेशियो, तो टोटल मेरे भाई स्थल 10 है और नॉर्दर्न में 6 है, तो साउदर्न में कितना बचेगा, तो बोलिएगा 4 बचेगा। उसके बाद जो है टोटल में जल 20 है, जल क्षेत्रफल में टोटल जल जो है 20 है, नॉर्दर्न में 9 है, तो साउदर्न में कितना बचेगा, बोलिएगा 11 बचेगा। और आपसे यही दोनों का रेशियो पूछ रहा था मेरे भाई, साउदर्न हेमिस्फीयर में स्थल तथा जल का रेशियो का क्या होगा, ठीक है ना। तो आपके सामने 4:11 है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को हो सके तो आप रट्टा मार लीजिए, क्योंकि बार बार पूछा जाता है और डाटा सेम दिया जाता है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है मैं ये आपको मतलब एक फ्रेंड के नाते ये बोलूँगा कि आप रट्टा मार लीजिए, 4:11 होता है, बनाना नहीं पड़ेगा, देखिएगा टिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से बनाना है ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, ठीक है ना। बाकी कुछ नहीं था, देखिए मैं फिर से बता देता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया, बोल रहे हैं कि पृथ्वी पर जल तथा क्षेत्रफल स्थल तथा जल के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात है, ठीक है ना। उत्तरी गोलार्ध में ये 2:3 है। तो देखिए हम क्या करें, पहले रेशियो को लिख लिए और उसके बाद इसका एलसीएम मान लिए सबको लेकर, ठीक है, ताकि कोई ऐसा नंबर माने कि कट जाए, आसानी से कैलकुलेशन करने में इजी हो। तो हम 1 2 3 टोटल होता है 2 3 5, इसका एलसीएम मान लिए 15। मान लिए कि 15 जो है ना, तो वो 15 टोटल ये एरिया है, तो किस 15 है मान लेते हैं, ये देखिए तो टोटल 15, हाँ यहाँ पर साथियों ये 15 मान लिया। उसके बाद फिर यहाँ क्या करना है, यहाँ पर देखिए साउथ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिया हुआ 2:3 है, तो यहाँ पर निकाल लिया स्थल और जल का अनुपात। उसके बाद 15
इसमें होगा तो 15 भी इसमें होगा, टोटल 30। नॉर्दर्न में जितना होगा साउदर्न में भी उतना होगा, क्योंकि ये इक्वेटर जो है ना 2 भागों में बांटती है ना। उसके बाद निकाल लिया, आपके सामने आंसर है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। समझ आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कीजिए और जमकर शेयर कीजिए, ठीक है ना। मेरे भाई देखिए एक और सवाल आपके सामने है, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ जब पार्टनरशिप का टॉपिक बता रहा था। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आया था जिसको मैंने कराया। तो देखिए इस सेट में भी आया है, तो आपके सामने है, बोल रहा है ए बी तथा सी जो है ना एक कार भाड़े पर लिया, ठीक है ना। ए प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 10 दिन तक, बी जो है प्रतिदिन 3 घंटे की दर से 15 दिनों तक, तथा सी जो है प्रतिदिन 5 घंटे की दर से 12 दिनों तक कार का इस्तेमाल किया। यदि कुल भाड़ा जो है 5800 रुपया हो तो उसमें सी को कितना देना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए 3 व्यक्ति है और यह जो है कार भाड़ा पर लेता है, अलग अलग टाइम के लिए, अलग अलग दिनों तक, मतलब अलग अलग घंटा और अलग अलग दिन तक वो यूज करता है, ठीक है ना। तो उसको भाड़ा देना पड़ता है। उन सभी को जो है टोटल कुल मिलाकर जो है 5800 रुपये देना पड़ता है। तो उसमें सी का हिस्सा पूछ रहा है कितना देना पड़ेगा। तो मैं बताया हूँ जब भी ऐसा रहे तो टाइम को और जो है टाइम को रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये जितना कोई चीज़ रहे, उस क्वेश्चन में क्या था, गाय था, कोई दिनों के लिए चरता है। उसके बाद फिर एक और क्वेश्चन में था कि जो है एक किसान है, इतना खेत को इतना घंटे में जोत देता है। तो उन सभी का मल्टीप्लिकेशन का रेशियो ही जो है ना वो भाड़ा टोटल या लाभ में हम डिवाइड किए थे। तो यहाँ भी वही करेंगे। ये जो है प्रतिदिन 4 घंटे की दर से 10 दिन तक लेता था, 4 गुने 10 करेंगे। बी जो है 3 घंटे की दर से 15 दिनों तक लेता है। सी जो है ना 5 घंटे की दर से 12 दिन तक लेता है। अब क्या करेंगे हम, देखिए 5 से काटेंगे, 5 5 कैंसिल, बचती है 15 कैंसिल, 5 दूना 10। अब कटेगा, बिल्कुल भी नहीं कटेगा। अब देखिए हो जाएगा 8:9:12। अब इसी में जो भी भाड़ा बटेगा, ठीक है ना, ये देना पड़ेगा। तो 9 8 17 हो जाए, 17 तो 29, 29 जो है 5800 के बराबर होगा मेरे भाई। 1 बराबर 200 हो जाएगा ना। तो आपसे पूछ रहा सी को कितना देना होगा, यानी 12, ठीक है ना। सी बराबर हो जाएगा 12 दूना 2400 रुपया। सी को जो है ना वो पेमेंट करना पड़ेगा इस कार को यूज करने के लिए, ठीक है ना। ऐसा क्वेश्चन है तो सीधे मल्टीप्लिकेशन करके रेशियो में बदल देना। उसके बाद जो भी होगा, भाड़ा होगा, किराया होगा, या तो उसके रेशियो में डिवाइड कर देना, ठीक। साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, 20% के 60 मिली बिलियन में, यानी ml में है, ml बिलियन में 25% के 40 ml मिली बिलियन को मिला देने से बिलियन की शक्ति क्या होगी, आपसे पूछ रहा। बहुत ही सिंपल सवाल है। देखिए 60 ml बिलियन में 20% है, तो 60 का 20% निकाल लेंगे, 20/100 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जो है इस 40 मिलियन में 25% है, तो 25/100 ये हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है ना। और बिलियन की शक्ति पूछ रहा, तो शक्ति क्या हो जाएगा, इसमें 20% है कि 12 ml है और इसमें 10 ml है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 22 ml हो जाएगा। कितना में मेरे भाई, टोटल कितना बिलियन हो जाएगा ml बिलियन में, 60 और 40 100 में, ठीक है ना, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो टोटल 22% इसकी जो है ना वो स्ट्रेंथ होगी, पावर होगी इस बिलियन की, जब हम 60 ml के 20% बिलियन में और 40 ml के 25% बिलियन को मिला देते हैं, ठीक है ना। तो इसकी स्ट्रेंथ 22% होगी, ठीक है ना। इस तरीके से बनाना है मेरे भाई। देखिए एक और सवाल आपके सामने है। 6 वर्ष पूर्व जो है माधुरी का विवाह हुआ था। वर्तमान में जो है ना उसकी आयु विवाह के समय की आयु का जो है 5/4 गुनी है। वर्तमान में उसके पुत्र की आयु जो है ना उसकी आयु का 1/10 गुना है। तो पूछ रहा वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या है। तो देखिए माधुरी का विवाह जो है ना 6 वर्ष पूर्व हुआ था, और वर्तमान में उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 5/4 गुना। तो मान लेते हैं
वर्तमान आयु जो है माधुरी की, वर्तमान आयु जो है माधुरी की वर्तमान आयु, ठीक है ना, माधुरी की वर्तमान आयु मान लेते हैं x वर्ष है, ठीक। तो 6 वर्ष पूर्व इसका शादी हुआ तो कितना हो जाएगा, x माइनस 6 वर्ष पूर्व हुआ तो उस समय x माइनस 6 वर्ष हुआ होगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि वर्तमान में उसकी आयु जो है ना, यानी वर्तमान में जो ये आयु x है उसकी आयु विवाह के समय की आयु का, यानी विवाह के समय की आयु का जो है ना x माइनस 6 का 5/4 गुनी है, ये जो है ना इससे 5/4 गुनी है, ठीक है ना। तो 5/4 गुनी है तो इसमें हम यदि 5/4 गुना करते हैं तब जाके बराबर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, 5x माइनस 30 बराबर 4x, तो x बराबर मेरे भाई 30 आ जाएगा। और x क्या माने थे, माधुरी की वर्तमान आयु, तो इसकी वर्तमान आयु 30 वर्ष है, लेकिन पूछ रहा है उसके पुत्र की आयु। आगे और क्वेश्चन में दिया कि वर्तमान में उसके पुत्र की आयु जो है उसकी आयु का 1/10 गुना है, तो उसकी आयु का 1/10 गुना, माधुरी की आयु 30 वर्ष है तो इसका 1/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 वर्ष। 3 वर्ष का पुत्र है ये, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु जो है 3 वर्ष है। तो यही आपसे पूछ रहा था कि वर्तमान में उसके पुत्र की आयु क्या है, तो 3 वर्ष इसका आंसर होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है ना। साथियों देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है ए बी तथा सी जो है ना पृथक रूप से, यानी अलग रूप से, अलग अलग एक काम को करने में जो है क्रमशः 20 दिन, 30 दिन तथा 60 दिन लेते हैं। आगे बोला गया है एक काम आरंभ करता है तथा प्रत्येक तीसरे दिन बाद जो है बी तथा सी जो है ना भी उसके साथ काम करता है, संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए है, बी है और सी है, ठीक है ना। ये 3 व्यक्ति और तीनों अलग अलग यदि काम करता है तो एक 20 दिन में करता है, ए बी जो है 30 दिन में करता है और सी जो है 60 दिन में पूरा करता है। तो हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम 60 हो जाएगा, इसका इफिशियंसी निकाल लेते हैं 3, इसका 2 हो जाएगा और इसका 1 इफिशियंसी हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है ए काम आरंभ करता है, प्रत्येक तीसरे दिन जो है ना बी और सी इसके साथ जुड़ जाता है काम करने। तो देखिए ए जो है ना वो काम करता है तो प्रत्येक तीसरे दिन, तो प्रत्येक तीसरे दिन 2 दिन तक तो काम अकेले ए करता है, तो ए अकेले 2 दिन तक काम करेगा, 2 दिन का काम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 गुने 2 बराबर 6 काम हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा ना। अब देखिए 6 काम हो गया, उसके बाद तीसरा दिन ये जुड़ गया है बी और सी, तो अब ये तीनों की इफिशियंसी के साथ काम करेगा, तो तीनों की अब आज गया ए प्लस बी प्लस सी, ये दोनों ऐड हो गया इसलिए ब्रैकेट में अलग से दे दिए। अब देखिए इफिशियंसी तीनों कितना आ जाएगा, 3 + 2 + 1, ठीक है ना। ये 6 इफिशियंसी के साथ 1 दिन काम करता है तो कितना हो जाएगा, 6 काम हो जाएगा ना, 6 काम हो गया। अब देखिए टोटल कितना दिन लगा, 3 दिन में मेरे भाई 12 काम हो गया, 12 काम हो गया ना। आपको कितना काम करवाना, 60 काम करवाना है ना, तो 60 काम करवाने के लिए टोटल 60 काम माने थे तो 5 से मल्टीप्लाई हुआ, इधर भी 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 15 दिन हो जाएगा टोटल काम करने के लिए। आपको यही पूछा संपूर्ण काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा 15 दिन लगेगा, ठीक है ना। ऐसे ही बनाना है। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 जो भी बताने वाले हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए इस क्वेश्चन को स्टूडेंट्स देखते ही डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, लड़ना है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए मैं बताता हूँ, इस क्वेश्चन को आप पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद स्टार मार्क कर लीजिए, ठीक है भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, ये लेवल का लग रहा, थोड़ा सा एडवांस लेवल का, ठीक है ना। देखिए बोल रहा कि 2 नल जो है ना ए तथा बी एक हौज को अलग अलग 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकता है, ठीक। दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता चला कि दोनों नल अवरुद्ध था,
दोनों नल अवरुद्ध का मतलब है मेरे भाई यहाँ पे बाधा, कोई अवरोध था, बाधा था, रुकावट था कुछ नल में। मान लिया कचरा आ गया होगा नल में जिसके कारण अवरुद्ध हो गया नल। और उसके बाद बोल रहा जिस कारण उनसे जो है क्रमशः 4/5 तथा 3/4 भाग पानी निकलता है। यानी पानी निकलने का रेट जो है उस नल में कम गया है। जब कचरा आ जाएगा नल में तो पानी का रेट जो है, जिस रेट से बह रहा पानी निकल रहा, उसमें तो कमी आएगी। तो वही बोल रहा 4/5 तथा 3/4 भाग पानी अब निकलता है। अवरोध को अब हटा दिया जाता है तथा उसके 222/25 मिनट बाद जो है ना हौज भर जाता है। तो दोनों नल कितने समय तक अवरुद्ध रहा, यानी दोनों नल में कितने समय तक कचरा रहा, ये आपसे पूछ रहा। और देखिए जो प्रोसेस है उसी प्रोसेस को हम फॉलो करेंगे। दो नल है, नल ए है मेरे भाई और नल बी है। ये अलग अलग उस हौज को जो है ना, नल ए जो है 20 मिनट में भरता है और नल बी जो है 30 मिनट में भरता है, ठीक है ना। तो हम इसका एलसीएम मान लेते हैं 60 होता है। और यही जो एलसीएम होता है इस हौज की कैपेसिटी, इस हौज की टोटल क्षमता होती है, ठीक है ना, एलसीएम जो मानते हैं। तो हम इसका इफिशियंसी निकालेंगे तो ये 3 इफिशियंसी आएगा और इसका इफिशियंसी निकालेंगे मेरे भाई 2 इफिशियंसी आएगा, ठीक है ना। अब देखिए बोल रहा है ना, कुछ देर बाद पता चल, दोनों को एक साथ खोल देते हैं, कुछ देर के बाद पता चलता है कि नल में कचरा आ गया, ठीक है ना, जिसके कारण 4/5 और 3/4 भाग पानी निकल। अब देखिए ये जो है ना 3/4 और 4/5 मेरे भाई इसका इफिशियंसी है, इस इफिशियंसी से अब निकल रहा है, ठीक है ना। तो देखिए पहले कितना निकलता था पानी जब कचरा नहीं था, तो 3 की इफिशियंसी से नल ए से पानी निकलता था और 2 की इफिशियंसी से नल बी से पानी निकलता था, ठीक है। अब जो है कचरा आ गया मेरे भाई, तो अब ए नल जो है ना 3 की इफिशियंसी के बजाय 4/5 से पानी निकल रहा, तो 3 का 4/5 इतना से पानी निकल रहा। अब देखिए जो है, अब बी जो है ना, बी 2 की इफिशियंसी से पानी निकालता था, अब 3/4 की इफिशियंसी से वो पानी निकालता है जब कचरा आ जाता है। अब देखिए ये दोनों कचरा रहने के बाद इस इफिशियंसी से पानी निकाल रहा। अब हमको नहीं पता कितना समय तक दोनों में कचरा रहता है, तो अब दोनों की इफिशियंसी जोड़ देंगे हम, तो दोनों नल एक साथ इतना पानी निकालेगा, दोनों नल एक साथ इतना पानी निकालेगा कचरा के साथ, जब नल में कचरा है। तो मान लेते हैं ये नल में कचरा जो है T समय तक रहता है मेरे भाई, समझ में आया। इसका इफिशियंसी और इसका इफिशियंसी, दोनों का इफिशियंसी से नल भरा रहा, तो दोनों की इफिशियंसी जोड़ दिए हैं और टाइम मान लेते हैं T समय तक जो कचरा उसमें रहता है। आपसे कचरा पूछ रहा कितने समय तक अवरुद्ध था, मतलब रुका हुआ नल था या कचरा उसमें पड़ा था। तो मान लेते हैं T समय तक कचरा रहा पड़ा और इस इफिशियंसी से पानी निकल रहा था कचरा साफ। अब जो है हटा दिया जाता है, ठीक है ना, हटा देंगे। अब जो है हटाने के बाद जो नल ए और नल बी जिस रेट इफिशियंसी से निकाल रहा था उसी इफिशियंसी से निकालेगा। तो अब दोनों की इफिशियंसी मेरे भाई 3 + 2 हो जाएगा, 5 की इफिशियंसी से निकालेगा। तो कितने बोल रहा हूँ, उसके बाद अवरोध को हटा देते हैं तो 5 की इफिशियंसी से निकालेगा, उसके 222/25 मिनट बाद हौज भर जाता है। यानी जब निकाल लिया उसके बाद 222/25 जो है ना, 222/25 टाइम लगता है अभी भी भरने में। तो 222/25 गुने इफिशियंसी है इसका दोनों का, उतना के साथ पानी निकालेगा और उतना टाइम के बाद जो है ना टोटल है ना भर जाएगा। तो भर जाएगा, कितना भर जाएगा मेरे भाई, 60 भर जाएगा, 60 क्षमता माने थे टोटल, बस हो गया। अब देखिए हम इसको करें तो 12/5 करेंगे तो 2.4 आएगा, डिवाइड करेंगे 12/5 से, और ये करेंगे तो 1.5 आएगा इंटू T आएगा मेरे भाई प्लस। अब देखिए इसको करेंगे 5 आएगा, ये 5 आएगा ना, 3 तो 5, 5 से काटेंगे 5 नीचे आएगा, फिर 5 से काटेंगे 5 का 20, 5 का कितना हो जाएगा, 5 का 20, 2 5 का 20, 5 का 2, 44.4 आ जाएगा मेरे भाई, बस 44.4 बराबर 60 हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसको उधर कर दीजिए, 60 - 44.4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 15.6 हो जाएगा, तो 15.6 ये आ जाएगा मेरे भाई, और ये कितना हो जाएगा
3.9 t। अब t बराबर देखिए क्या हो जाएगा, t बराबर जो हो जाएगा 4 बार में हो जाएगा, 36 को 6 बाकी 3 चलते 12, हाँ 4। ये क्या है मेरे भाई, मिनट में आया, सब मिनट में है तो मिनट में ही आएगा आंसर। तो t बराबर 4 मिनट। और t क्या माने थे कि कचरा कितना देर तक रहा है, टी वही तो माने थे कितना देर तक कचरा रहता है दोनों नल में। तो टी बराबर 4 है, यानी 4 मिनट तक कचरा रहता है उस नल में। तो आपसे पूछ क्या रहा था, दोनों नल कितने समय तक अवरुद्ध था, यानी उसमें रुकावट थी, बाधा थी, या उसमें कचरा था, ठीक है ना। तो आप माने थे टी जो कि 4 मिनट के बराबर है। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कितने सरल तरीके से हम कर दिए। समझाने में इतना समय लगा मेरे भाई, आप तुरंत कर दीजिएगा, जब इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा या बताने के बाद अभी आप खुद से देखिए करिए, तुरंत बन जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ये समझ में आया होगा, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन एवरेज का है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा 2 व्यक्तियों जिनकी आयु जो है 20 वर्ष और 24 वर्ष है, उसके बदले 2 महिलाएं शामिल करने पर 8 व्यक्तियों की औसत आयु जो है ना 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो आपसे पूछ रहा महिलाओं की औसत आयु क्या है। साथियों इस क्वेश्चन को देखिए सोल्व करने का बहुत तरीका है, लेकिन यदि डायरेक्ट मैं आपको बताऊं तो सीधे हो जाएगा 20 + 24 + 8 व्यक्ति है, 2 वर्ष बढ़ जाती है तो 8 × 2 16, 44 16 60 बटे, और उसके बाद महिलाओं की औसत आयु तो 2 महिला शामिल किया, 60/2 30 आंसर इसका हो जाएगा। अब कैसे होता है देखिए, इसको यदि बेसिक मेथड से बनाना है तो मैं बता देता हूँ। पहले जो ट्रिकी मेथड उसको, अब देखिए कितना व्यक्ति है, 2 व्यक्ति है, दोनों व्यक्ति का औसत आयु दिया हुआ है 20 वर्ष दिया हुआ है, और दूसरे का जो है 24 वर्ष दिया। अब देखिए बोल रहा है इसके जगह कितना भी व्यक्ति आप शामिल कीजिए, यहाँ पर 2 व्यक्ति शामिल, 2 महिला शामिल हो रही है, और जिसकी औसत जो है ना, और जिसके कारण औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाती है। तो 8 व्यक्तियों की ना तो बढ़ जाती है, तो यहाँ प्लस ऐड करना है, ठीक है ना मेरे भाई, ये याद रखना, ठीक है ना, ये याद रखिएगा इस तरीके का फॉर्मेट। प्लस 2 वर्ष बढ़ जाती है, कितना व्यक्तियों की, टोटल जो है ना हम एज निकाल रहे हैं, कुल एज निकाल रहे हैं, किसका, जो व्यक्ति बाद में शामिल हो रहा है उसका एज निकाल रहे हैं। तो क्या होगा, 2 गुने कितना व्यक्ति है टोटल, तो 8 व्यक्ति है, बस हो गया। अब सबको जोड़ दीजिएगा तो 60 आएगा, ठीक है ना, 60 आएगा। अब 60 आएगा मेरे भाई, अब कुल व्यक्ति की आयु आया, कुल व्यक्ति की आयु का योग आया, कौन व्यक्ति, जो बाद में जिसके बदले आ रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 महिला आ रही है, तो ये दोनों महिलाओं के आयु का योग है, ठीक है ना। तो आयु का योग है इतना है मेरे भाई, तो औसत पूछ रहा, तो औसत से औसत क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, कितना से, जितना महिला है, जितना संख्या है, जितना व्यक्ति है, तो 2 महिला आ रही है तो 2 से डिवाइड कर देंगे 30 आ जाएगा, ठीक है ना। कुछ लोगों को ये समझ नहीं आया है तो कोई बात नहीं, मैं बेसिक मेथड बता देता हूँ। जैसे 8 व्यक्ति है ना मेरे भाई, 8 व्यक्ति है तो इसका औसत आयु मान लेते हैं x वर्ष है। तो अब जो है ना यहाँ पर 2 व्यक्ति है जिसकी आयु 20 वर्ष है, 24 वर्ष है दूसरे का, इसके जगह 2 महिला आ गई है, ठीक है ना। तो जिसके कारण अभी भी 8 व्यक्ति है और औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है मेरे भाई, तो औसत आयु 2 वर्ष बढ़ जाता है ना। तो अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये टोटल 8 है तो ये 6 बचेगा, यहाँ 6 व्यक्ति बचेगा। इसके जगह जो है ना ये 2 महिला आ जाती है, तो ये तो 6 बचेगा ही, 6 के मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 8x - 44 हो जाएगा ना। तो यहाँ लिख देते 8x - 44 प्लस यहाँ 2 को वोमेन रहेगी ना, ये 6 का मान है ना, टोटल 8 है, यहाँ तो 2 को वोमेन 2 वोमेन है। अब देखिए यहाँ करेंगे 8x, ये भी हो जाएगा प्लस 16 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए क्या होगा, 8x कैंसिल हो जाएगा मेरे भाई, 2 वोमेन बराबर 16 + 44 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। एक वोमेन बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। दोनों वोमेन का आयु का योग 30 है, तो एवरेज निकालेंगे, 2 से डिवाइड मारेंगे, ठीक है ना। तो 30 वर्ष ऐसे भी आ गया। लेकिन देखिए ऐसे कीजिएगा तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, मैं बता देता हूँ। इस तरीके का क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 व्यक्तियों जिनकी आयु कुछ भी रहे, ठीक है ना, मैं आपको बताया हूँ 200 क्वेश्चन के सीरीज, इसीलिए बोल रहा हूँ बार बार आप देखिए जाकर, ठीक है ना। आपका है ना जो मैथ जो है ना बहुत ही कवर्ड हो जाएगा, मैथ का जितना भी चीज़ें हैं। तो कितना व्यक्ति है जिसके बदले जो भी आ रहा है ना
वो लिख देना है। 2 व्यक्ति जिससे आयु है जिसका, वो लिख दिए। उसके बाद औसत बढ़ रहा है या घट रहा है, वो साइन डिपेंड करेगा औसत क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है। घटता तो माइनस कर देते हैं, तो कितना बढ़ रहा है तो उतना लिख देंगे, कितना व्यक्ति है टोटल उतना लिख देंगे। और ये टोटल योग होगा, और ठीक है ना, कुल योग होगा किसका, जिसके बदली जाएगा। 2 व्यक्ति जाएगा तो 2 व्यक्ति आएगा, 3 व्यक्ति जाएगा तो 3 व्यक्ति आएगा। तो उसके बाद उतना जितना व्यक्ति आएगा ये जाएगा, उससे डिवाइड मार देंगे, उसके बाद औसत आ जाएगा। टोटल योग को संख्या से डिवाइड मारते तो एवरेज आ जाता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। साथियों, एक और सवाल आपके सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बोल रहा सुरेश अपनी कुल यात्रा का जो है ना 2/5 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 1/3 भाग जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तथा शेष दूरी जो है ना वो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, ठीक है ना। इन सभी चालों की औसत चाल से यदि वह चले तो 9/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, ये आपको बताना है मेरे भाई। सब हमको फाइनल में लाना क्या है, हमको औसत चाल निकालना है, ठीक है ना। औसत चाल को ही 9/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो मेन चीज हमको निकालना क्या है, औसत चाल। तो औसत चाल निकालेंगे, क्या होगा, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो देखिए, यात्रा का बोल रहा है 2/5 भाग, 1/3 भाग और शेष भाग। तो हम मान लेते हैं, मैंने आपको बताया था फ्रैक्शन से बाहर निकलने का तरीका, कि उस फ्रैक्शन जितने भी है 2/5 फ्रैक्शन है और 1/3 फ्रैक्शन है, और बाकी क्या है वो हमको भी नहीं पता, वो इसी दोनों से निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इसके डिनोमिनेटर जो होगा ना हर, उसका एलसीएम ले लेंगे और उस एलसीएम को सभी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मान लेते हैं 15 किलोमीटर की यात्रा सुरेश करता है टोटल। तो 15 किलोमीटर की यात्रा मान लेते हैं टोटल करता है, ठीक है ना। 15 किलोमीटर कुल यात्रा मान लेते हैं। देखिए, कुल यात्रा जो है मान लेते हैं 15 किलोमीटर की करता है, ठीक है ना। तो 15 किलोमीटर में 2/5 भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चलते हैं। तो 2/5 इसका हो जाएगा, 15 का 2/5 यानी 15 से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 किलोमीटर ये मेरे भाई चलता है जो है। इसका चाल कितना है, 24 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब जो है 1/3 भाग यानी 15 का 1/3 भाग 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, कितने की चाल से, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो अब देखिए क्या है ना, अब बाकी जो बचता है 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो 6 + 5 11, बचता कितना है, 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर की डिस्टेंस जो मेरे भाई कवर करेगा वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करेगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है ना, आपसे पूछ रहा है कि औसत चाल से वह 9/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो औसत चाल निकाल लेते हैं, मैं लिख देता हूँ। औसत चाल बराबर होता है मेरे भाई कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी बटे कुल समय होगा ना, कुल समय। अब देखिए कुल दूरी कितना हो जाएगा, कुल दूरी हम माने 15 किलोमीटर, तो 15 बटे कुल समय। समय कुल क्या होगा, तो इसका समय इस इतना दूरी को 6 किलोमीटर दूरी, इतना किलोमीटर 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेगा, तो कितना समय लगेगा, ये भी कितना समय लगेगा, ये भी कितना समय, तीनों को जोड़ देंगे कुल समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, 6/24 हो जाएगा। एक देखिए 6/24 मतलब 1/4 लिख दूँ ना, फिर प्लस इसका समय, फिर इसका समय 1/12, 1/12 होगा ना, 5/60। समय निकालना, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो तीनों को समय जोड़ेंगे ना, कुल समय निकालना। तो ये हो जाएगा 1/24 प्लस 1/24। अब देखिए इसका एलसीएम 24 ले लेंगे, तो 24 ऊपर चला जाएगा मेरे भाई, तो 15 × 24 हो जाएगा बटे। अब देखिए एलसीएम लिए तो 6 हो जाएगा प्लस 2 8 हो जाएगा प्लस 1 9 हो जाएगा। अब देखिए काटते हैं, 3 × 9 8 × 24, 3 × 5 15। अब मेरे 5 × 8 कितना हो जाएगा, 40। क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। औसत चाल निकालना है ना, तो चाल किलोमीटर प्रति घंटा यूनिट होगा, तो लगाएंगे। अब बोल रहा है, यही बोल रहा है औसत चाल से यदि 9/2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो 9/2 घंटे में क्या दूरी तय करेगा, तो चाल गुने समय होता है, यानी चाल औसत चाल आ गया 40 गुने 9/2 आ गया मेरे भाई, समय 9/2 दिया हुआ, तो क्या होगा 180 किलोमीटर वो डिस्टेंस जो है ना वो कवर करेगा जब वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा, ठीक है। 180 किलोमीटर इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है ना। फ्रैक्शन से बाहर निकलने का तरीका ये आज भी बताया हूँ, और भी जितने पिछले वीडियो में जो भी आया ऐसा क्वेश्चन बताया हूँ, आगे भी बताते रहूँगा। जब तक आप सीख ना जाएं, आप
पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को मतलब हर तरीके से घुमा दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपके सामने आंसर है, ठीक। साथियों, बोर्ड पर जो आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। मुझे लगता है इस सेट नंबर 2 का ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको 1 स्टार नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये जब पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दीबाजी में गलत कर चले आते हैं, नहीं तो छोड़ कर चले आते हैं, ज़्यादातर छोड़ कर चले आते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी तरीके से मैं बताऊंगा। बोल रहा है, पहले इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। बोल रहा है 2 रेलगाड़ी जो है ना, ए तथा बी, 2 अलग अलग स्टेशन क्रमशः एक्स और वाई से एक दूसरे की ओर एक साथ चलती है, मतलब एक समय से पर स्टार्ट होती है। रास्ते में भी कहीं मिलती है तथा मिलने के बाद ए जो है 9 घंटे बाद वाई पर तथा बी जो है 4 घंटे बाद एक्स पर पहुंच जाती है। तो पूछ रहा है यदि बी की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो एक्स तथा वाई के बीच की दूरी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक स्टेप थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बढ़ा दिया है, लेकिन जनरली आपसे पूछता है कि यहाँ पर बी की चाल दे दिया है, एक्स की चाल पूछता, लेकिन एक स्टेप बढ़ा दिया। देखिए क्या है, पहले फिगर थोड़ा सा बना देते हैं समझाने के लिए, ठीक है। 2 रेलगाड़ी है, ए और बी है, स्टेशन एक्स ये है और स्टेशन वाई ये है मेरे भाई, ठीक है ना। और स्टेशन एक्स से जो है ना, ए जो है वाई की ओर चलती है, स्टेशन वाई की ओर, और स्टेशन वाई से बी जो रेलगाड़ी है ना, वो स्टेशन एक्स की ओर चलती है, ठीक है ना। अब देखिए वो रास्ते में कहीं पर मिलती है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे मिलती है, पी पॉइंट पे मिलती है, ठीक है ना। और इस पॉइंट पर मिलने के बाद ए जो मिलने के बाद 9 घंटे बाद वाई पर पहुंच जाती है, और बी जो है मिलने के बाद 4 घंटे एक्स पर पहुंच जाती है, और बी की चाल दिया हुआ। तो मैं आपको बताया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज जाकर जरूर देखिए। फिर बोल रहा हूँ, ये हर एक क्वेश्चन करवा चुका हूँ, हर एक टाइप का। तो देखिए हम पढ़े हैं कि जब 2 रेलगाड़ी ए तथा बी 2 अलग अलग स्टेशन एक्स तथा वाई से एक दूसरे की ओर चलती है, रास्ते में भी कहीं मिलती है तथा मिलने के बाद ए जो है T1 घंटे बाद वाई पर तथा बी जो है T2 घंटे बाद एक्स पर पहुंच जाती है। यदि ए की चाल दिया हुआ है और बी की चाल भी दिया हुआ, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन मैं बताया हूँ मेरे भाई, एक्स बटे वाई, जिससे चाल है किसका, ए का चाल। तो ए का चाल मैं एस ए से लिखता हूँ, एस ए बटे एस बी, यानी ए का चाल बटे बी का चाल बराबर अंडर रूट मेरे भाई किस, टी ए बटे नहीं टी बी बटे टी ए, ठीक है ना। यानी समय कितने बाद पहुंच रहे, टी का बी का होगा और ए का होगा, उल्टा ये होगा, ठीक है ना, इसका उल्टा होगा। या तो आप इसको T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं इसको, आपका जो मन करे, सहूलियत जो लगे, जैसे आप समझ पा रहे हैं। तो अब देखिए हमको चाल ए की नहीं दिया हुआ, तो चाल ए का नहीं दिया हुआ ऐसे ही मान लेते हैं, और बी का चाल दिया हुआ मेरे भाई, बी का चाल 30 है, और अंडर रूट T2 बाई T1, T2 यहाँ क्या होगा, ये T1 है, ठीक है ना, और ये T2 है, तो T1 यानी समय जो है ना बी का कितना है, तो 4 है मेरे भाई, और ए का समय कितना है, 9 है। कब, ये समय जब पॉइंट पी, रास्ते में कहीं पॉइंट पी पर या किसी बिंदु पर मिलने के बाद का समय ये है, ठीक है ना। तो अब इसको हम मेरे भाई रूट के अंदर निकालते हैं तो 2/3 आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 10 से कटेगा तो 10 दूना 20 आ जाएगा। तो ए का चाल जो है मेरे भाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे एक स्टेप आगे पूछ रहा बोले ना, जनरली चाल ही पूछता है, ए की चाल पूछ देगा या बी की चाल पूछ देगा, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा है एक्स और वाई के बीच की दूरी, तो कैसे निकालिएगा एक्स और वाई के बीच की दूरी, तो देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पर P है ना, P पॉइंट पर ए और बी मिलता है मेरे भाई, ए और बी मिलता है, ध्यान दीजिएगा। ए की चाल आपके पास आ गया है कितना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और बी की चाल मेरे भाई दिया हुआ 30 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए जो है ना, ए जो है ना कितना यहाँ से वाई, पी से वाई कितने देर में पहुंचती है, बोल रहा है ये 9 घंटे बाद वाई पर, यानी 9 घंटे के बाद यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी वो कवर कर लेता है। 9 घंटा लगता है यहाँ से यहाँ तक, पी से वाई तक जाने में।
तो किस चाल से जा रहा है, ए 20 की चाल से जा रहा है, तो 20 गुने 9 हो जाएगा, दूरी बराबर 4 गुने समय, समय 9 घंटा ले रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, चाल 20 की चाल से जा रहा है तो 180 आ गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच डिस्टेंस निकल गया, अब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा। अब जो है डिस्टेंस बी जो है एक्स पर पहुँचती है कितने घंटे बाद, 4 घंटे बाद, तो 4 घंटे बाद कितने की चाल से, 30 की चाल से, तो 30 गुने 4 करेंगे मेरे भाई 120 हो जाएगा, इतना दूरी कवर करेगा। यानी एक्स ए से लेके पी से लेके एक्स तक का डिस्टेंस 120 है और पी से वाई तक का डिस्टेंस जो है 180 है। टोटल डिस्टेंस को हम जोड़ दें मेरे भाई तो कितना आ जाएगा, 300 किलोमीटर। और आपसे यही पूछ रहा था कि एक्स तथा वाई के बीच की दूरी क्या है, 300 किलोमीटर, ठीक है ना साथियों। मुझे समझाने में इतना समय लग गया, लेकिन आप, मुझे भरोसा है आप जब करिएगा खुद से कैलकुलेशन इसको आप तुरंत कर लीजिएगा। मुश्किल से ये 30 सेकंड में क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा, ठीक है ना, 30 सेकंड से भी कम लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से किया जाता है। जब ये ऐसा क्वेश्चन है आप नोट्स में भी बना सकते हैं, जो मैं स्वरूप बताया कि T1 घंटे बाद T2 घंटे बाद पहुँचती है, तो ए की चाल एक्स है, बी की चाल वाई है, तो इसके बीच रिलेशन आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, ठीक है ना। मेरे भाई काफ़ी लंबे समय के बाद आपके सामने बोर्ड पर बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन आया है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोल रहा धारा के अनुकूल में 45 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल जो है ना 16 किलोमीटर जाने में एक नाव को कुल 9 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। धारा के साथ 18 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत जो है 8 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय जो है समान है। तो धारा का वेग क्या है आपसे पूछ रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखिए हम कैसे बनाएंगे, हम आपको बताए हैं टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में कि धारा के जब अनुकूल जाते हैं, धारा के डायरेक्शन में जाते हैं, तो नाव की धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुट जाती है, और धारा के विपरीत जब प्रतिकूल में जाते हैं, विपरीत दिशा में जाते हैं, तो नाव की चाल और धारा की चाल घट जाता है, ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं नाव की चाल वहाँ माने थे, नाव की चाल x, यहाँ भी मान लेंगे नाव की चाल जो है ना वो x किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, ठीक है ना। और धारा की चाल मेरे भाई मान लेते हैं, धारा की चाल जो है वो y किलोमीटर बराबर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब बोल रहा धारा के अनुकूल जो है ना 45 किलोमीटर, यानी 45 किलोमीटर जाने में उसको समय बराबर तो कितना, देखिए T1 + T2 होता है ना, समय T1 + T2, तो T1 के लिए समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल धारा के अनुकूल दूरी 45 किलोमीटर चलता है, तो कितना हो जाएगा, दोनों जुट जाएगा प्लस, और जो है प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाता है तो x - y हो जाएगा, तो यही दोनों मिलाकर 9 घंटा लेता है, ठीक है ना। बस अब ये रहने दीजिए यहाँ पर। आगे क्या बोला है मेरे भाई, आगे बोला है कि धारा के साथ जब 18 किलोमीटर तथा धारा के विपरीत 8 किलोमीटर जाएगा ना तो समान समय लगेगा। यानी जब धारा के साथ 18 किलोमीटर यानी x + y जाएगा और 8 किलोमीटर धारा के विपरीत जाएगा x - y जाएगा, दोनों समान लगेगा समय, समान कर दिए। अब देखिए इसको हम काट देंगे तो 4 9, अब x + y बटे x - y बराबर आएगा मेरे भाई 9/4 आएगा, 9/4। हम यहाँ पर क्या करेंगे ना, यहाँ पर हम रेशियो ही निकाल लेते हैं, ठीक है ना, रेशियो ही निकाल लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम रेशियो निकाल लेते हैं, मान लेते हैं ये कि x + y का ही x - y का ही रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीधे हम 9 के लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे 9 के 45 बटे मेरे भाई 9 के हो जाएगा प्लस 16 बटे x - y 4 के मान लिए हैं। अब देखिए बराबर 9, मेरा उद्देश्य है k का मान निकालने का, ठीक है ना। k का मान निकाल लेंगे तो हम दोनों को एक दूसरे की इक्विवेलेंट कर देंगे। अब यहाँ से क्या होगा 1/5 के प्लस 4/k हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी 5/k होगा ना। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख देता हूँ 5/k प्लस 4/k बराबर 9। तो k बराबर मेरे भाई यहाँ पर 1 आ रहा है, देखिएगा 5 पर 4 एलसीएम लगे 9 9 कैंसिल, क्या बराबर 1, यानी 9 4 ही आ जाता है, ठीक है ना। तो x + y बराबर 9 आ जाता है, 9 × 1 9 ही लिख देते हैं, x - y बराबर 4 × 1 4 ही लिख देते हैं। तो आपसे पूछ रहा धारा का वेग, मतलब y का मान पूछ रहा है, धारा का वेग y मान है ना, तो y क्या करेंगे, यहाँ y आपको पता है ना, दोनों को डिफरेंस करके 2 से डिवाइड मार देते हैं, तो दोनों को डिफरेंस करेंगे तो 9 - 4/2 कितना हो जाएगा
2.5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था जो बाई, जो कि माने क्या थे, धारा की चालन, धारा का ही वेग पूछ रहा आपसे, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा मेरे भाई। तो समझ आ रहा है, वीडियो को लाइक करते जाइए और शेयर करते जाइए, ठीक है ना। साथियों देखिए एक और क्वेश्चन आपके सामने है। अर्धवृत्त की त्रिज्या r बराबर जो है 35 सेंटीमीटर है, AC जो है 54 सेंटीमीटर, BC जो है 40 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा और ये फिगर भी आपके सामने दे दिया, ठीक है ना। क्या होगा, तो ये एक वृत्त है मेरे भाई, और इसका केंद्र जो है वो है, सेंटर वो है, और सेंटर से पता है कोई लाइन जब एक परिधि से दूसरे परिधि की ओर जाती है तो वो जो है व्यास हो जाती है, और ये भी आपको सीधा दिख रहा है कि व्यास है यहाँ पर। अब देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा, तो ये मेरे भाई ये अर्धवृत्त है, ए बी जो है ना, ये भी जो है ये भी व्यास है, और यहाँ पॉइंट सी जो दिया हुआ है, और इस पॉइंट सी को AC और BC से जब मिलाते हैं त्रिभुज बनता है, और त्रिभुज ये अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है मेरे भाई, 90 डिग्री होता है, यानी समकोण त्रिभुज बनता है। अब देखिए त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है, तो व्यास कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ना 70 हो जाएगा। अब जो है AC दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर, ये 54 है मेरे भाई, BC भी दिया हुआ है 40 दिया हुआ। अब देखिए क्या है ना, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो अर्धवृत्त में हम क्या करेंगे मेरे भाई, पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के घटा देंगे तो निकल जाएगा, नहीं बाकी जो है शेडेड एरिया, पेंट किया हुआ एरिया, तो वही करेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, पहले लिख देते हैं, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। बहुत ही सिंपल है। अब देखिए अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r²/2। मेरे भाई यहाँ पर पाई का मान जो है ना 7 लेना, 22/7 लेना, जब ना बोले तो 22/7 लेंगे। पाई r²/2 हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आधा हो जाएगा, माइनस ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब समकोण त्रिभुज है ना, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लिख देते हैं, तो 1/2 गुणे आधार, अब किसी को मान लीजिए, BC को मान लीजिए, AC को मान लीजिए, तो लिख देते हैं सीधे 40 गुणे 54, ठीक है ना। अब जो है इसका मान 22/7 गुणे 35 गुणे 35, रेडियस दिया हुआ 35 सेंटीमीटर, ठीक है ना, बटे, ठीक है, पाई r/2 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 2 तो होगा। अब देखिए माइनस ये कितना हो जाएगा, इसको हम काटेंगे 20 से काटेंगे, तो 54 दूना 108 हो जाएगा, 1080 हो जाएगा। अब इसको 7×5 35 करेंगे मेरे भाई, 2 11 ये हो जाएगा, 5×5 25 का 17, 175 गुने 11 करेंगे तो हो जाएगा 5 12 के 2 बाकी 1 7 8 1 9 11 1925 माइनस 1080, तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो हो जाएगा मेरे भाई, ये 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 845 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया पूछ रहा था तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है ना। शेडेड एरिया का क्षेत्रफल आ गया आपके सामने। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, उम्मीद करते हैं आप खुद से इसको बनाए होंगे, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए बहुत ही धमाकेदार क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये इस बार SSC CGL में जो ओली बोर्ड लाइव पूछता है उसमें से ऐसा क्वेश्चन पूछा था। देखिए बोल रहा है, यदि किसी घनाभ में N0 जो है शीर्षों की संख्या, N1 जो है किनारों की संख्या तथा N2 जो है ना वो पृष्ठों की संख्या को व्यक्त करता है, तो N0, N1 तथा N2 में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, वो आपको एस्टेब्लिश करना है, बताना है क्या होगा। जैसे देखिए घनाभ है, तो घनाभ का पहले फिगर में ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है ना, ताकि समझने में थोड़ा सा आसानी हो, ठीक है ना। ये घनाभ है मेरे भाई, मैं बना देता हूँ, ठीक है ना, ये घनाभ है, ठीक। ये इसकी क्या है, लंबाई है, ये लंबाई है, ये मेरे भाई ये चौड़ाई है, और ये जो है ना ऊंचाई है, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि किसी घनाभ में आप शीर्षों की संख्या दिया हुआ है, किनारों की संख्या, पृष्ठों की संख्या, पृष्ठों मतलब सतह की संख्या, मतलब सरफेस की संख्या,
और सभी को इंडिकेट कर दिया है N0, N1 और N2 से। तो बोल रहा है तीनों के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश कर लें। मेरे भाई इसका फार्मूला रिलेशन होता है वो याद कर लीजिए। कभी होगा क्वेश्चन में क्या ना, शीर्षों की संख्या दे देगा, किनारों की संख्या दे देगा, तो आपसे पूछेगा पृष्ठों की संख्या, या तीन में से कोई दो दे देगा, एक तीसरा पूछेगा। तो देखिए इसका फार्मूला होता है मेरे भाई, ये होता है सतह प्लस कोना होता है, कोना बराबर किनारा प्लस दो होता है, ठीक है ना, इतना होता है। सतह प्लस कोना बराबर किनारा प्लस दो। अब इंग्लिश वाले क्या है, इसको सरफेस लिख लीजिए, ठीक है ना, SURFACE सरफेस। और ये कोना मतलब जो कोन होता है ना, आप कमरे में आप देख सकते हैं कोन जो होगा ना, कोन ये होगा एक कॉर्नर जिसको हम बोलते हैं कॉर्नर, ठीक है ना। और ये किनारा जो मेरे भाई ईज होगा, इसका EDG ईज मतलब किनारा होता है, ठीक है ना। जैसे अब इस फिगर में आपको बता देता हूँ कौन कौन क्या है। अब देखिए सतह मेरे भाई, इस सतह है इसका, ये जो पूरा स्पेस है ना, ये सतह है, ये सतह होगा। अब कॉर्नर कौन है, ये कॉर्नर है, कॉर्नर मतलब कोना, ठीक है ना, ये कॉर्नर है, कोना है, ठीक है ना, जो भी कोना। अब किनारा कौन हो जाएगा, किनारा ये हो जाएगा, ये वाला किनारा, ठीक है ना, ये सब किनारा हो जाएगा, ठीक, ईज जिसको बोलते हैं। तो ये इसके फार्मूला होता है, इसके पीछे रिलेशन आप याद कर लीजिए मेरे भाई, जहां पढ़ते हैं वहां पर इसको चिपका दीजिए, ठीक है ना, ये चीज लिख कर कि सतह प्लस कोना बराबर किनारा प्लस दो होता है, ठीक है ना। ये बहुत बार पूछा जाता है, तीन में से दो दे देगा और एक पूछेगा आपसे। बहुत सारे 90% स्टूडेंट छोड़ कर आते हैं ऐसा क्वेश्चन। तो देखिए आप सतह क्या है दिया हुआ, आप बैठा दीजिए शीर्षों की संख्या। मेरे भाई शीर्ष बोलिए या कॉर्नर बोलिए, ठीक है ना, एक ही बात होता है। शीर्ष मतलब शीर्ष होता है ना, तो शीर्षों की संख्या, शीर्षों की संख्या दिया हुआ कितना है, N0 है, तो N0 लिख देंगे, प्लस सतह की संख्या दिया हुआ, सतह जो है जी पृष्ठ, सरफेस पृष्ठ, उसी को सतह बोला जाता है, तो ये N2 हो जाएगा मेरे भाई। N2 प्लस N0 बराबर किनारा क्या हुआ, किनारा दिया हो N1 है, ठीक है, N1 प्लस दो। क्या इसके इस तरीके का कोई ऑप्शन है, देखिए बस यही हमको एस्टेब्लिश करना था। तो इस तरीके का ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन N0 प्लस N1 है, तो बिल्कुल ये कट गया ऑप्शन। तीसरा सी ऑप्शन देखते हैं, N1 प्लस N2, बिल्कुल भी N1 प्लस N2 तो होगा ही नहीं, माइनस में होगा। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं N1 प्लस N2, ये भी नहीं होगा। सॉरी, अब दूसरा ऑप्शन जो देखते हैं वो N0 प्लस N2 बराबर N1 प्लस 2। देखिए N0 प्लस N2 बराबर N1 प्लस 2 है ना, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए, बहुत छोटा क्वेश्चन है लेकिन आता है, 2 नंबर ऐसे ही चला जाता है। तो इसको मैं आपको दे रहा हूँ, सब एक बोलता है ना घी निचोड़ कर, वो मैं आपको मक्खन दे रहा हूँ, आप इसको एकदम एडॉप्ट करते रहिए। जितना क्वेश्चन हम करवा रहे हैं सब नोट्स बनाकर लिखिए, आप हमको याद कीजिएगा। जब हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिएगा, जो मैं बता रहा हूँ वो सीख जाइएगा, तो हमको याद कीजिएगा। जब एग्जाम हॉल में जाइएगा या आप मॉक टेस्ट लगा कर देख लीजिए, ठीक है ना। आप सीधी सी बात, एग्जाम की बात दूर की बात है, आप मॉक टेस्ट अभी लगा कर देखिए कोई प्लेटफॉर्म पर जाकर, उसके बाद आप पहले मेरे क्वेश्चन को पढ़कर, ठीक है ना, टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज पढ़ लीजिए, और ये जो अभी करवा रहे हैं, ठीक है ना, और टॉपिक वाइज जो करवाए मेरा मैथ का, ठीक है ना, उसके बाद आप जाकर देखिए, उसके बाद हमको याद कीजिएगा कि नहीं भाई सब क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए, ठीक है ना। मेरे भाई एक और क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है। देखिए हर एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो भी अभी करा रहे हैं। देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में AB बराबर 3 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर और एंगल B जो है 90 डिग्री है। त्रिभुज के पहले AB के गिर्द घुमाया गया, मतलब AB की तरफ घुमाया गया, और फिर BC के गिर्द घुमाया गया। इस प्रकार बने पहले शंकु का आयतन जो है ना, दूसरे शंकु के आयतन से कितना प्रतिशत अधिक है। सबसे पहले तो साथियों इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट्स फिगर क्या कह रहा है, फिगर ही नहीं बना पाएंगे और फंस जाएंगे, क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन भी मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, टॉप 100 क्वेश्चन के सीरीज में आप जाकर देखिए, वहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूँ, वहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन कराया हूँ, और जो है सिर्फ डाटा चेंज था, ठीक है ना।
तो देखिए पहले त्रिभुज है मेरे भाई, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप यदि फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो उसका क्वेश्चन जो है ना 60-70% ऑलरेडी बन चुका होता है। तो देखिए त्रिभुज ABC है मेरे भाई, पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं, जिसका एंगल जो B है ना वो 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है मेरे भाई। अब ये दोनों कोण में से कोई एक नाम दे दीजिए, AB और C, ठीक है ना। इसको A नाम दिया, इसको C दे दिया। AB दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और BC मेरे भाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये बोलिएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि पहले AB के गिर्द घुमाया जाता, मतलब AB की तरफ घुमाया जाता है। ये AB है ना, इस तरफ घुमाया जाता है, इसी को घुमाया जाता है, ठीक है ना। इसको पकड़िए, ये स्थिर रखिए AB और घुमाइए इसको, तो C इधर आ जाएगा मेरे भाई, एक C का परछाई इधर आ जाएगा, मान लेते हैं C1 इधर आ गया, ठीक है ना। अब देखिए ये एक शंकु बना है, दिख रहा है शंकु, AC शंकु दिख रहा है ना। तो देखिए ये शंकु दिख रहा, तो ये इसका टोटल 2πr है। ये इसका देखिए ये परिधि है, ये देखिए परिधि, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना होगा, ये भी 4 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसके रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा ना, ये रेडियस, ये ऊंचाई हो जाएगा। ये ऊंचाई कितना है, ये तो 5 ही होगा, ये 3 ही ऊंचाई रहेगा, ठीक है ना, ऊंचाई 3। अब देखिए मेरे भाई ये शंकु बन गया, आपको दिख रहा है। तो शंकु मेरे भाई दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा सा ये कर देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक ना, आप इसको समझ सकते हैं कि शंकु बना हुआ है, ठीक है ना। इस तरीके से घुमाया गया, ये बोल रहा। दूसरी बार क्या बोल रहा है मेरे भाई, BC के गिर्द घुमाया गया, मतलब BC को पकड़ के रखा हुआ स्टेबल, अब इसको घुमाया गया BC के तरफ, BC के गिर्द, ठीक है ना। तो BC के गिर्द घुमाएंगे, इसका परछाई पड़ेगा इधर, तो इसका परछाई पड़ेगा, देखिए क्या होगा, ये बन गया। अब ये एक बन गया है, शंकु बन गया। अब इस शंकु का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये 3 है, तो ये 3 हो जाएगा। तो ये भी इसका त्रिज्या इसमें 3 हुआ, ऊंचाई इसके लिए 4 हो जाएगा। तो पहले शंकु का आयतन देखते हैं मेरे भाई, शंकु का आयतन, पहला शंकु का आयतन देखते हैं, ठीक है ना, हो जाएगा। पहला शंकु का आयतन लिखते हैं, पहला फर्स्ट शंकु का आयतन। अब देखते जाइए कितना अच्छा सा सवाल करा रहे हैं, एकदम दिल खुश हो जाता है मेरे भाई, हमको भी खुशी होता है ऐसा क्वेश्चन बताने में। क्या होता है मेरे भाई, 1/3 पाई r² h होगा, तो 1/3 पाई r², r मेरे भाई पहला शंकु ये हो, इसके लिए त्रिज्या 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो 4 के स्क्वायर इंटू h कितना हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा। तो ये 1/3 पाई कितना, 48। अब देखिए दूसरे शंकु का आयतन क्या होगा, दूसरे शंकु का आयतन, ये भी मेरे भाई इसका भी फॉर्मूला 1/3 पाई r² h इतना होगा ना। तो 1/3 पाई r², इस अब ये शंकु जो दिख गया, ये बड़ा वाला शंकु है ना, ये बड़ा शंकु, तो इसके लिए त्रिज्या 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। तो पाई r², 3 के स्क्वायर इंटू h, ऊंचाई इसके लिए 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1/3 पाई 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है ना, 36। अब देखिए मेरे भाई 36 हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। अब देखिए क्या है, बोल रहा है कि पहले शंकु का आयतन दूसरे से कितना अधिक है। तो मेरे भाई जितना भी इसका मान है ना, ये जो कॉमन है ना, कॉमन को हटा दीजिए, ठीक है ना। जितना भी कॉमन चीज रहता है उसको इग्नोर कर चलिए, क्योंकि लास्ट में फाइनली कट ही जाएगा दोनों, तो कोई औचित्य नहीं रह जाएगा इसको लिखने का। अब देखिए इसका आयतन मान लिया 48 है, ठीक है ना, ये भूल जाइए 1/3 पाई। इसका जो है ना वो 36 है, ठीक है ना, 36 सेंटीमीटर क्यूब है, सेंटीमीटर में है। तो ये कॉमन दोनों चीज में जो रहे कॉमन वो भूल जाइए, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर चाहिए बोलिएगा 12 भी कॉमन है, तो 12 भी भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ 4 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, ठीक है ना, कितना प्रतिशत अधिक है। तो अब देखिए अब इसका अंतर दोनों का ले लेंगे, 48 और एगो का 36 है, तो इसका आयतन कितना अधिक है मेरे भाई, पहले का दूसरे से कितना अधिक है, तो अंतर लेंगे, कितना हो जाएगा 12 का। अधिक में तो क्या लेते हैं, नीचे में वैल्यू, छोटा वाला वैल्यू लेते हैं जब अधिक पूछता है, तो इंटू 100 कर देंगे मेरे भाई। तो कितना आएगा 33 सही 1/3 प्रतिशत जो है ना वो अधिक होगा। समझ में आया।
देखिए यहाँ पर क्या किए ना, जो भी कॉमन रहा ना मेरे भाई उसको इग्नोर कर कर चलते हैं। कहीं भी बता रहा हूँ कॉमन चीज़ रहेगा ना, जब परसेंटेज कंपैरिजन करने के लिए बोलेगा कितना परसेंट कम है कितना परसेंट ज़्यादा है, तो कॉमन चीज़ जो उसको रिप्लेस कर दीजिए। कुछ लोगों के सवाल में आएगा सर भाई ये बता दो 48 और 36 में से 12 भी कॉमन है। हाँ 12 हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 4 रखिए, 12 चौक 48 होता है तो 12 हटा दिए, यहाँ भी 12 हटा दिए तो यहाँ 4 बचा और यहाँ 3। मान लीजिए 4 यहाँ है और यहाँ 3, फिर कंपेरिजन कीजिए कितना अधिक है, 33 है 1/3 ही तो अधिक है ना, इतना ही परसेंट देखिए आ रहा है ना आंसर से। तो आप जैसे करना है वैसे कीजिए। और देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, लेवल का था, तो इसको रोटेट किया गया, एक बार ए बी को पकड़कर रोटेट कर दिया गया, एक बार बी सी को पकड़कर रोटेट कर दिया गया, ठीक है ना। तो 2 शंकु बनता है, दोनों के शंकु के कंपैरिजन करने के लिए बोला, ठीक है ना। यदि वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन का लेवल आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करते जाइए, लाइक बहुत कम रहता है, ठीक है ना, और शेयर कीजिए। साथियों एक और आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है, देखिए बोल रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, ठीक, जिसमें AD पैरेलल जो है, AD समांतर BC तथा विकर्ण जो है AC और BD परस्पर O पर काटते हैं। यदि AO बराबर 3 दिया है, CO बराबर x-3 है, BO बराबर जो है 3x-19 है तथा DO बराबर x-5 है, तो x का मान पूछ रहा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, खास करके CGL मेंस में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको प्रीलिम्स में ही ये क्वेश्चन बता दे रहा हूँ। देखिए पहले चतुर्भुज बना लेते हैं, समलंब चतुर्भुज। तो समलंब चतुर्भुज का आकार कुछ इस तरीके से है, ठीक है ना। अब इसका नाम दे देते हैं मेरे भाई, नाम दे देते हैं ABCD, ठीक है ना। अब बोल रहा है AD पैरेलल BC है, तो AD और ये BC जो दोनों पैरेलल है, ठीक है ना, समांतर है, तथा विकर्ण AC और BD ने O पर काटते हैं। विकर्ण AC पहले खींच लेते हैं, विकर्ण AC है, और विकर्ण BD भी खींच लेते हैं, ठीक है ना। विकर्ण BD जो है ना वो O पर काटते हैं, ठीक है ना, इस पॉइंट पर O पर काटते हैं, ठीक है ना। आपके सामने दिया हुआ है मेरे भाई, दिया हुआ है AO बराबर 3 है, ये 3 दिया हुआ AO, और CO जो है ना यानी OC या CO x-3 दिया हुआ है, और BO जो दिया हुआ है BO ये दिया हुआ है 3x-19, और OD जो है x-5 दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है x का मान। मेरे भाई समलंब चतुर्भुज का एक जो है कॉन्सेप्ट बनता है, समलंब चतुर्भुज का एक कंडीशन है कि जब एक विकर्ण एक दूसरे के पॉइंट O पर काटता है ना, तो इसके जो कटिंग पॉइंट होगा ना O, और ये जो विकर्ण एक दूसरे के मतलब रेशियो में बटेगा, ठीक है ना। जैसे कहने का मतलब AO बटे, जिसे ये विकर्ण AC है ना मेरे भाई, इसमें AO बटे OC हो जाएगा, ठीक नहीं, AO बटे OC, ठीक है ना। अब BD विकर्ण में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा BD विकर्ण में DO बटे OB हो जाएगा, ठीक है ना। बस ये याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। मैं फिर से बता रहा हूँ, जब समलंब चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को पॉइंट O पर काटेगी, तो दोनों विकर्ण का जो रेशियो होगा, उन दोनों का रेशियो जो है आपस में बराबर होगा। इन दोनों विकर्ण के जो कटा हुआ पॉइंट है, इसका रेशियो AO बटे OC बराबर DO बटे OB। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप समझ गया हूँ, ठीक है ना। बस इतना करना। ये AO का मान कितना है मेरे भाई 3 है, OC का मान कितना हुआ दिया हुआ OC का मान यहाँ भी दिया हुआ x-3, कहीं से भी लिख सकते हैं। DO का मान कितना दिया हुआ मेरे भाई x-5 बटे, अब जो है OB का मान कितना है 3x-90। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। या तो आप ऑप्शन है आपके सामने मेरे भाई, तो ऑप्शन से आप पुट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऑप्शन आपके सामने हम नहीं जानबूझकर दिए क्योंकि आपको हमको सिखाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे करते हैं, देखिए 9x-57 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो हो जाएगा, बराबर हो जाएगा मेरे भाई x² माइनस 8x प्लस 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं x-3 x-5 को, ठीक है ना। तो x² माइनस 8x माइनस प्लस 15 हो जाएगा। अब देखिए क्या आएगा, क्वाड्रेटिक में आएगा ये x², इस सब को उधर लेकर चलते हैं, माइनस 17x और हो जाएगा प्लस 72 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब है ये x² माइनस 17x प्लस 72 को बराबर 0 है मेरे भाई, बराबर 0 करिएगा इधर, ठीक है ना। तो 9 8 का इसका फैक्टर होगा 72 का, 9 8 से हो जाएगा, यानी 9x बराबर जो है ना, अब पहले इसको तोड़ते हैं, x² माइनस 9x
-8x, ठीक है, 9 और 17, ठीक है, प्लस 72 बराबर 0। अब x कॉमन, x -9 कॉमन, -8 कॉमन, x -9 हो जाएगा बराबर 0। x बराबर मेरे भाई 8 भी होगा और 9 भी होगा, ठीक है ना। दोनों आंसर इसका सेटिस्फाई करेगा, दोनों आंसर। ऑप्शन क्या है वो देखिए, ऑप्शन 8 है तो 8 मारिए और 9 है तो 9 मारिए, ठीक है ना। दोनों ऑप्शन कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। यहाँ पर दोनों सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आए तो ये आप लिख लीजिए नोट्स में, ठीक। साथियों देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा ओ केंद्र वाले एक वृत्त का व्यास ए बी है, ठीक है ना, और पी जो है वृत्त पर एक बिंदु है। यदि एंगल पी ओ ए बराबर 120 डिग्री है तो आपसे पूछ रहा है एंगल पी बी ओ का मान क्या होगा। सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं, देखिए ये सर्किल है, ठीक है ना, और इसका सेंटर जो है मेरे भाई ओ है और इसका व्यास जो है ए बी है, ठीक है ना। ये व्यास है, ए बी व्यास है जो कि सेंटर से गुजरेगा, ठीक है ना। अब जो है पी वृत्त पर एक बिंदु है। अब पी वृत्त पर एक बिंदु है, कहीं भी मान लीजिए, व्यास के ऊपर मान लीजिए या नीचे मान लीजिए, मान लेते हैं ऊपर ही पॉइंट पी है, ठीक है ना, पी। ये पी वृत्त पर एक बिंदु है। यदि पी ओ ए जो है ना 120 डिग्री है। अब देखिए पी ओ ए जो है ना 120 डिग्री, पी ओ ए ये एंगल जो है 120 डिग्री है, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है पी बी ओ का मान क्या होगा, ये एंगल पूछ रहा है मेरे भाई, ये एंगल क्या होगा। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए पी बी ओ क्या होगा, तो ये 120 है तो ये टोटल लाइन 180 डिग्री का होता है, ये 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा ना, 60 डिग्री ये होगा। तो अब देखिए ये एंगल कितना होगा, ये रेडियस है पी ओ रेडियस है, ओ बी रेडियस है, दोनों बराबर एंगल होगा, यानी ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो ये 60 डिग्री बचता है 120 में, तो ये भी 60 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये 60 डिग्री हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री। आपसे पी बी ओ पूछा तो पी बी ओ बराबर 60 डिग्री आंसर होगा। इसको तो कुछ करना ही नहीं, बहुत हल्का क्वेश्चन था, ठीक है ना। साथियों क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा घुमा दिया है क्वेश्चन को। यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √3 है तो आपसे पूछ रहा है साइन थीटा का मान क्या होगा। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, साइन थीटा का मान सोचने लग जाएंगे कैसे निकाले नहीं निकाले। मेरे भाई देखिए कोई भी क्वेश्चन को बनाने से पहले थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोच लेना, उसके बाद कैलकुलेशन करना, ठीक है ना, उसके बाद कलम पकड़ना, ठीक है ना। यदि कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √3 है तो हम पहले लिख देता हूँ, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा बराबर √3 है। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, कोसेक थीटा और कोट थीटा के टर्म में क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो उसको कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा कर सकते हैं ना। जैसे लिख देता हूँ, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है ना मेरे भाई। तो कोसेक ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू देगा, कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा हो जाएगा ना, कोट थीटा बराबर 1। अब देखिए कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा दिया हुआ √3, तो कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा बराबर 1/√3 हो जाएगा। इसका उल्टा सीधे लिख देना। अब और भी क्वेश्चन आएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा और सेक थीटा प्लस टेन थीटा के टर्म में, ठीक है ना, वहां पर भी यही दिमाग लगाना, ठीक है ना, उलट देना। तो आपसे पूछ रहा साइन थीटा का मान, कोसेक थीटा का मान यहाँ से निकल जाएगा तो साइन थीटा उसका रिवर्स हो जाएगा। तो देखिए हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 2 कोसेक थीटा बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, √3 प्लस 1/√3। तो इसको हम करेंगे क्या हो जाएगा, 4/√3 हो जाएगा। तो अब ये 2 कट जाएगा, 2 बराबर 2/√3 हो जाएगा। कोसेक थीटा बराबर 2/√3 है तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बनता है। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने, और बिजली कट गई है, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, थोड़ा सा लाइट का अभाव होगा, हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी देखिए क्वेश्चन दिखने लायक है और आप उम्मीद करते हैं देख रहे होंगे और दिख रहा होगा। बोल रहा है एक आदमी जो है ना एक टावर की ओर आ रहा है, ठीक है ना, वह पाता है कि 20 सेकंड में जो है टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है ना वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया, ठीक। इसके बाद वह कितने समय में टावर की जड़ तक पहुंच जाएगा, ये पूछ रहा, मतलब टावर के जो है ना बॉटम पॉइंट वहां तक पहुंच जाएगा।
तो सबसे पहले देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और हाइट एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन कोई भी आप क्वेश्चन यदि सोल्व करने जाते हैं तो सबसे पहले आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसको फिगर हम ड्रॉ कर लें। मेरे भाई फिगर से आप ड्रॉ कर लेते हैं जिस वक्त उसी वक्त आप 90% क्वेश्चन को निपटा देते हैं, ठीक है ना। बाकी 10% कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो वो भी कैलकुलेशन के लिए मैं जब इसका टॉपिक बताऊंगा तो आराम से बताऊंगा, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए एक टावर है, मान लेते हैं ये टावर है, ठीक है ना। ये एक व्यक्ति है, मान लेते हैं यहाँ से आ रहा है, ठीक है ना, टावर की ओर आ रहा है, बोल रहा है टावर की ओर आ रहा है। तो वो 20 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री इसका एक्सिस का कोण, उन्नयन कोण हो जाता है। मान लेते हैं ये क्षैतिज लाइन होगा, ठीक है ना, ये जमीन होगा। अब 30 डिग्री से 60 डिग्री, पहले 30 डिग्री एंगल था मेरे भाई ये, ठीक है ना। अब जो है 60 डिग्री हो गया, मान लेते हैं यहाँ पर आया, ठीक है ना। अब 60 डिग्री एंगल हो गया। पहले व्यक्ति यहाँ था तो 30 डिग्री एंगल था, उसके बाद 20 सेकंड में 60 डिग्री एंगल हो गया। अब यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस जो भी कवर किया होगा वो कितना देर में किया होगा, 20 सेकंड में किया होगा, ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं कि त्रिभुज में ये यदि हम ये √3 होगा मेरे भाई, इस त्रिभुज में पहले नाम दे देता हूँ, ए बी सी और डी है, ठीक है ना। त्रिभुज ए बी डी में ये √3 होगा तो ये 1 होगा मेरे भाई। अब बड़ा वाला त्रिभुज में ए बी सी में यदि ये 1 होगा तो ये टोटल √3 होगा मेरे भाई, होगा ना। अब इसको देखिए 1 है √3, ऐसे तो होगा नहीं, तो हम इसको √3 बनाएंगे तो √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर ये √3 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये 3 हो जाएगा ना। समझ में नहीं आया? देखिए हमको बराबर करना है, ठीक है ना, सेटिस्फाई करना। तो पहला छोटा वाला त्रिभुज में ये क्या होता है, 60 डिग्री के सामने √3 होता है, ये 1 होता है ना, लंब बटे आधार √3/1, ठीक है ना। तो 60 डिग्री का तो √3 ये 1 होता है, ठीक है। इस त्रिभुज में सेटिस्फाई कर लिया। लेकिन बड़ा वाला त्रिभुज में ये टोटल 1 होगा तो ये √3 होगा, ये 1 होगा तो ये टोटल √3 होगा ना। लेकिन हमको √3 बनाना है, तो √3 बनाना है, इस एक को √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो इधर भी √3 से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 × √3 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उम्मीद करते हैं समझ आया होगा। दोनों को बराबर करना है मेरे भाई, ताकि दोनों खुश रहे। ये एंगल 60 डिग्री भी खुश रहे, ये एंगल 30 डिग्री भी खुश रहे, इसके लिए, ठीक है ना। देखिए आप कीजिए 30 डिग्री 1/√3 होता है, 1/√3 आ जाएगा। √3/3 क्या होगा, 1/√3 होगा ना। ये √3 × √3 होगा तो ये √3 कैंसिल, तो 1/√3 सेटिस्फाई होगा। अब देखिए मेरे भाई ये टोटल 3 है, ये कितना है 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब मेरे भाई ये 2 क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ ना, ये एक डिस्टेंस, ये 2, टोटल 3 है। अब बोल रहा 20 सेकंड में मेरे भाई ये 2 डिस्टेंस कवर कर लेता है, ठीक है ना। तो उसको टावर के जड़ तक यानी पॉइंट बी तक आने में कितना समय लगेगा, वह कितने समय में टावर की जड़ तक पहुंच जाएगा। अब देखिए उसको मेरे भाई 20 सेकंड लगा, कितना देर में, 2 मीटर जाने, मान लेते मीटर में है, ठीक है ना। डिस्टेंस कुछ में मान लीजिए, सेकंड में टाइम दिया हुआ तो इसमें मीटर मान लेते हैं, ठीक है, 2 मीटर मान लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए समय आपके पास दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है, चाल नहीं निकल जाएगा। चाल बराबर क्या हो, दूरी बटे समय, 2/20 हो जाएगा, इतना रहने दीजिए। अब देखिए इतना 1 मीटर समय जाने, 1 मीटर दूरी जाने में कितना समय लगेगा, तो समय बराबर दूरी कितना, 1/4, चाल कितना 2/20 है, तो 20 ऊपर चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 10 सेकेंड हो जाएगा मेरे भाई। आपसे यही पूछ रहा था कि ऐसे भी आप देखिए ना, यहाँ मेरे भाई 2 चला तो 20 सेकेंड लग गया, इसका आधा चलेगा तो इसका आधा समय लगेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। एक दूसरे क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना मेरे भाई, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। ये डिस्टेंस जितना चलेगा वो भी समय उतना लगेगा। अब यहाँ पे डिस्टेंस आधा हो गया तो समय भी आधा हो जाएगा। पहले 2 मीटर में कितना 20 सेकंड लगता था, अब 1 मीटर में इसका आधा समय लगेगा, आधा डिस्टेंस हुआ था, आधा समय लगेगा, बस सीधी सी बात। हम आपको ये समझाने के लिए लिखे, ऐसे डायरेक्ट हम लिख देते, देखिए 2 = 20 हो गया तो 1 = 10 सीधे लिख देते। लेकिन ये थोड़ा सा बेसिक है, ताकि आपका दिमाग में है ना हमेशा बेसिक चीज़ें चलती रहे, ठीक है ना। जरूरत पड़े तो इसको हम यूज कर लेंगे। ये बेसिक चीज़ आपके लिए ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही अच्छा सवाल है। देखिए पहले इसको पढ़िए और खुद से ट्राई कीजिए ये कैसे बनता है। आप ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए।
यदि x बराबर b प्लस सी माइनस टू ए, वाई बराबर c प्लस ए माइनस टू बी और z बराबर a प्लस बी माइनस टू सी हो, तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2xy का मान क्या होगा। साथियों, इस तरीके का क्वेश्चन करने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन मैं जो तरीका बता रहा हूँ वो आप एडॉप्ट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा। आप इसको चाहे तो देखिए वैल्यू पुट कर भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। सबसे अच्छा तरीका इसको मैं बोलूँगा, आप वैल्यू पुट कर निकालिए, ठीक है ना। आप यहाँ से देखिए क्या कीजिएगा, कोई ऐसा चीज़ है ना कि कुछ भी रख लीजिए, एक्स का मान, ए का मान, बी का मान 1 रख लीजिए, 0 रख लीजिए, -1, कुछ भी रख लीजिए। उसके बाद फाइनली यहाँ पर बैठा देना, ठीक है ना। अब देखिए मान लेते हैं एक ए बी सी है ना, ये 3 चीज़ है। हम इसका मान रख लेते हैं 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, 1, तीनों बराबर रख लेते हैं, ठीक है ना। कोई कंडीशन नहीं दिया कि ए बराबर बी बराबर सी नहीं होना चाहिए, सब दिया नहीं। तो हम एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस सी, यानी 1 + 1 2 माइनस 2 × 1 2, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना। x बराबर 0 आना, y बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0, z बराबर क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आप कीजिएगा पुट। तो अब उसके बाद आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर, यानी 0 के स्क्वायर प्लस 0 के स्क्वायर माइनस 0 के स्क्वायर प्लस 2xy, xy का मान भी 0 तो 0 हो जाएगा। टोटल इसका आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और दूसरा तरीका जो मैं बताने वाला हूँ मेरे भाई, देखिए क्या है दूसरा तरीका है ना, मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है। दूसरा तरीका ये है, देखिए पूछ क्या रहा है, पहले उसको देखने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, अब इसको हम पहले प्लस 2xy लिख देते हैं, ठीक है ना, माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है ना। उसका आंसर याद रखिएगा 0 आया है, 0 वैल्यू जब 1 1 1 पुट किए, ठीक है ना। इसका आंसर 0 आता है या नहीं देखते हैं। तो देखिए ये x प्लस वाई का होल स्क्वायर है ना मेरे भाई, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है माइनस जेड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो a प्लस बी हो जाएगा मेरे भाई, a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई माइनस जेड। बस इतना का वैल्यू आपसे पूछ रहा, इसी का मल्टीप्लिकेशन है ये मेरे भाई, इसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये मिलेगा। तो अब देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड जोड़ेंगे मेरे भाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए क्या होगा, बी प्लस बी 2b माइनस 2b, उसके बाद फिर जेड जो है 2c, सब कट रहा है, 2a 2b 2b 2c सब कट जा रहा है, यानी 0 आ रहा है। 0 को कुछ से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0 में किसी भी नंबर से, तो वो फाइनली मेरे भाई रिजल्टेंट 0 ही देगा, ठीक है ना। अब जोड़िए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखिए मैं जोड़ देता हूँ। एक्स का मान कितना है, बी प्लस सी माइनस 2 है, उसके बाद ये इतना है, उसके बाद देखिए सी प्लस ए माइनस 2b, ये वाई जोड़े, फिर जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2c। अब देखिए क्या होगा, एक ए 2b सॉरी 2a कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए बी जोड़ेंगे, एक बी 2b प्लस 2b माइनस 2b कैंसिल, सी होगा सी प्लस सी 2c माइनस 2c कैंसिल, 0 हो जाएगा, 0 गुने समथिंग 0, ठीक है ना। आप दोनों तरीके में से कोई तरीका आप एडॉप्ट कर लीजिए। मैं लेकिन आपको सलाह दूंगा मेरे भाई, वैल्यू पुट कर बनाइए, ठीक है ना, क्योंकि इतना आप सोचिएगा ना तो समय थोड़ा लग जाता है, ठीक है ना। ये भी अच्छा तरीका है, नो डाउट, लेकिन पुट करके वैल्यू पुट करके बनाइए, बन जाएगा, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रहा है मेरे भाई पढ़ाने का तरीका, तो आप वीडियो को लाइक करते रहिए, जमकर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मेरे भाई जो बता रहा हूँ ना कहीं नहीं मिलेगा आपको, एकदम आपके सामने जो है ना वो मक्खन निकाल कर दे रहा हूँ, एकदम आपको नोट करने की ज़रूरत है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आता है और इसका ट्रिक जो है मैं खुद रिसर्च कर मैं खुद इसको बढ़िया से एनालिसिस कर आपके सामने रखता हूँ, ठीक है ना। तो आपका फर्ज बनता है आप हमसे शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहिए। इस क्वेश्चन को मेरे भाई आप स्टार मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है, ठीक है ना। और छोटा क्वेश्चन है, लेकिन इसमें स्टूडेंट्स इग्नोर करके चलते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए 2 नंबर उनको नहीं मिलता। तो दिया है हुआ है एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या जो है 27 है, उसमें जो है भुजाओं की संख्या क्या है। जैसे कि बहुभुज है, मान लेते हैं
चतुर्भुज है, ठीक है ना, इसमें भुजाओं की संख्या आपसे पूछेगा या भुजाओं की संख्या दे देगा, विकर्णों की संख्या पूछेगा तो कैसे निकालिएगा। एक चतुर्भुज में कितना विकर्ण होगा, बोलिएगा 2 विकर्ण होता है। भुजा कितना होता है, 4 गो होता है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। आप एक मान लेते हैं ये षष्ठभुज में कितना विकर्ण होगा मेरे भाई, ये कैसे पता करेंगे, या फिर इसके विकर्णों की संख्या दे देगा, या विकर्ण कितना हम खींचते रहेंगे, ठीक है ना, विकर्ण खींचते रहेंगे। तो इसका फॉर्मूला सीधा होता है मेरे भाई, किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला जो होता है मेरे भाई n इंटू एन माइनस 3/2 होता है, ठीक है ना। ये आप रट्टा मार कर याद कर लीजिए क्योंकि बहुत काम देगा। n इंटू एन माइनस 3/2 किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है मेरे भाई n इंटू एन माइनस 3/2, जहाँ n जो होता है मेरे भाई, n जो होता है ना भुजाओं की संख्या होता है, ठीक है ना, n जो होता है भुजाओं की संख्या होता है मेरे भाई, ये लिख लो। अब देखो मेरे भाई, मैं आपको क्या बोला था कि किसी भी बहुभुज में निकालना विकर्ण की संख्या। मान लेते हैं ये देखिए पंचभुज है, ठीक है ना, ये पंचभुज है, इसमें विकर्णों की संख्या पूछेगा तो आप कितना विकर्ण खींचते रहिएगा। तो सीधे इसमें पंचभुज है, भुजाओं की संख्या कितना, 5, तो 5 बैठा देते हैं, 5 इंटू 5 माइनस 2 कितना, 3, कितना होगा 2/2। तो इसमें 5 विकर्ण होगा मेरे भाई। तो आप खींच कर देखिए, जिससे देखिए 1 विकर्ण इधर, 1 विकर्ण इधर, 2 इधर, 3 हुआ है ना, ये 4, ये 5। अब कोई विकर्ण होता है तो हमको बताइएगा। अब देखिए आयत में आपको विकर्णों की संख्या पूछेगा तो ये फार्मूला लगाइए, भुजा की संख्या कितना है, 4 है, तो 4 इंटू 4 माइनस 3, 1/2, तो कितना है 2। तो विकर्णों की संख्या 2 होगा, 2 ही तो होता है, 2 के अलावा तीसरा विकर्ण होता है, नहीं होता ना, तो याद रख लीजिए। लेकिन इस बार क्या किया है मेरे भाई, क्वेश्चन उल्टा कर दिया। क्वेश्चन उल्टा करने का मतलब विकर्णों की संख्या आपके सामने दे दिया 27, भुजाओं की संख्या पूछ रहा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं बोलूँगा, ऑप्शन आपके सामने रहेगा एग्जाम हॉल में, या आप मॉक टेस्ट मार रहे हैं तो वहाँ पर ऑप्शन से सेटिस्फाई कराने का कोशिश कीजिए यदि विकर्णों की संख्या दे दिया रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक में बन जाता है मेरे भाई, क्वाड्रेटिक में थोड़ा सा समय ले लेगा, ऑप्शन से तुरंत कर दीजिएगा। अब देखिए यदि सीधा भुजाओं की संख्या रहता, विकर्णों की संख्या पूछता तो ये फॉर्मूला लगा देते, लेकिन अबरी जो है ना, यहाँ क्या है, विकर्णों की संख्या है, ठीक है ना, विकर्णों की संख्या, ठीक है ना, लिख लीजिए, मैं जो बोल रहा हूँ सुनकर लिख लीजिए, विकर्णों की संख्या बराबर इतना। अब ये विकर्णों की संख्या 27 दे दिया है मेरे भाई, n इंटू एन माइनस 3/2। अब पूछ रहा है n का मान, n मतलब भुजाओं की संख्या, तो n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 54 बराबर 0 हो जाएगा। आप क्वाड्रेटिक में लाइएगा तो यहाँ पे 9 छक्की 54 हो जाएगा, तो n बराबर मेरे भाई 9 आएगा, ठीक है ना, n बराबर 9 आएगा, 6 माइनस में आ जाता है, ठीक है ना, तो 9 आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 का जो है माइनस में आ जाता है, माइनस में हम लेंगे, भुजा माइनस में नहीं होता, तो भुजाओं की संख्या 9 आपके सामने है। आप ऑप्शन आपके सामने देखिए 9 रहता, जरूर ऑप्शन तो रहता ही ना, हम आपको सिखा रहे हैं, तो 9 बैठाते हैं इसमें, 9 इंटू 9 माइनस 3 कितना, 6/2, कितना हो गया 27 आ गया ना विकर्णों की संख्या। तो आपके सामने ऑप्शन रहेगा, तुरंत कर दीजिएगा। ये आपको हम समझाने के लिए इतना लिखे हैं और इतना क्वाड्रेटिक बना है, ठीक है ना, आप एकदम चुटकियों में इस क्वेश्चन को करिएगा, ठीक है ना मेरे भाई, सब कुछ दे रहा हूँ आपका एकदम, बोले ना मतलब ये आपको मक्खन दे रहा हूँ, तो आपका ये फर्ज बनता है वीडियो लाइक करते रहिए मेरे भाई, वीडियो पर लाइक कम आता है और शेयर कीजिए, ठीक है ना, जमकर जो भी स्टूडेंट इस बार सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं उनके सब ग्रुप में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी भाई इस महत्वपूर्ण क्वेश्चन का लाभ उठा सके, ठीक है ना मेरे प्यारे भाई। एक आपके सामने बहुत ही प्यारा सवाल है ट्रिगोनोमेट्री का, देखिए इसको करिए। 1 + 10 15 डिग्री बटे 1 - 10 15 डिग्री का मान आपसे पूछ रहा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कीजिएगा, 15 डिग्री का मान निकालिएगा यहाँ से, 10 15 डिग्री का मान। अब 10 15 डिग्री मान निकालने के लिए क्या कीजिएगा, 10 45 - 30 कीजिएगा, तो 10a - b का फॉर्मूला पे आप तोड़िएगा। तो मेरे भाई कुछ ऐसी चीज़ें हैं ट्रिगोनोमेट्री का जिसको आप याद रख लीजिए तो ही बेहतर है, क्योंकि ये बार बार आपको तंग करेगा और बार बार आप इतना कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा। जैसे कि 15 डिग्री का मान रख लीजिए, ठीक है ना, साइन 15 डिग्री पहले लिखते हैं, साइन 15 डिग्री का मान लिख लीजिए, ठीक है ना, आप नोट्स में लिख लीजिए या फिर एक पेज में और सामने जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पर चिपका दीजिए ताकि याद रहेगा। ये बहुत पूछता है, तो छोटा चीज़ है लेकिन धमाका करने वाली चीज़ है। √3 - 1/2 √2 होता है। साइन 15 डिग्री मतलब कोस 75 यही होता है, साइन 15 भैया कोस 75, बात बराबर है।
अब कोस 15 डिग्री पूछेगा तो क्या होगा, तो बस कुछ नहीं, इसका उल्टा √3 प्लस हो जाता है, सिर्फ उल्टा नहीं प्लस हो जाता है, √3 + 1/2 √2। कोस 15 बोले मेरे भाई, ये साइन 75 बोले, बात बराबर होता है, ठीक है ना। ये आप ऐसे करके लिख लीजिए। अब टेन 15 डिग्री नहीं निकलेगा, टेन 15 डिग्री साइन बटे कोस होता है, साइन 15 बटे कोस 15, तो √3 - 1/√3 + 1 हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। टेन 15 बराबर क्या हो जाएगा, कोट 75 डिग्री, ठीक है ना, कोट 75 डिग्री। तो आपके सामने टेन 15 डिग्री मान कितना, √3 - 1/√3 + 1, तो 1 + √3 - 1/√3 + 1 बटे 1 - √3 - 1/√3 + 1, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया था, आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ एलसीएम भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ क्या होगा, √3 + 1 √3 + 1 + √3 - 1 बटे ये √3 + 1 √3 + 1 नीचे नीचे कैंसिल हो जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। √3 + 1 माइनस, ये माइनस है तो ये -√3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए √3 कैंसिल मेरे भाई, ये 1 कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, 2√3 बटे ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना, 1 + 1 2, तो सीधे आ जाएगा √3 इसका आंसर, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप ध्यान से थोड़ा सा इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत काम देगा। आप जो मैं बोल रहा हूँ आप उतना कीजिए ना, हमको जरूर याद कीजिएगा कि प्रूडेंस रेस वाले एक भाई साहब ने इस तरीके से बताया और हमें एग्जाम में काफ़ी फायदेमंद हुआ, ठीक है ना। मेरे भाई आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और ये हमारा आज का सेट नंबर 2 जो है इसका समाप्त हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं खुद चुन कर देता हूँ। और इतना रिपीटेशन इस तरीके का क्वेश्चन का होता है ना, जब आप क्वेश्चन बैंक बनाइएगा या मॉक टेस्ट लगाइए तब पता चलेगा। दिया है यदि x + 1/x = 5 है, तो आपसे पूछ रहा है 2x बटे 3x² - 5x + 3 का मान क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है x + 1/x = 5 दिया हुआ है, ठीक है ना। हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो x² + 1 = 5x हो जाएगा ना, ये इतना होगा, x² + 1 = 5x, x उधर चला जाएगा। अब पूछ रहा है 2x बटे 3x² - 5x + 3। अब देखिए हम यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे भाई, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 3x² + 3 = 15x हो जाएगा ना। तो अब देखिए हम 3x² + 3 का मान 15x है ना, तो यहाँ देखिए 3x² + 3 का मान जो हम 15x लिख सकते हैं ना, 15x। अब -5x बचा हुआ 5x लिख देते हैं, तो 2x बटे मेरे भाई 10x हो जाएगा ना। तो ये सीधे हो जाएगा 1/5, यही इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत स्टूडेंट्स सोचने लग जाते हैं इस क्वेश्चन में। कुछ नहीं करना, आप बस इसका प्रैक्टिस कर लीजिए, देख लिए हैं और हटाइए नहीं, बार बार क्वेश्चन और भी आएगा, डाटा चेंज करके आएगा, कुछ और घुमा कर आएगा, तो मैं आपको एकदम मैं वादा करता हूँ एकदम रट्टा मरवा दूंगा। हर एक मैथ का क्वेश्चन एकदम याद हो जाएगा, किस तरीके से क्वेश्चन आए, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे सोल्व कर देना, ठीक है ना। तो साथियों आज का क्लास समाप्त होता है यहीं पर। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो लाइक कीजिए और अपना राय जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। आप यदि कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी बताइए हमको, आपकी राय हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी मेरे भाई। और फिर मिलते हैं तब नेक्स्ट क्लास में और एक और धमाकेदार सेट लेकर, सेट नंबर 3। और कोशिश करेंगे, हम अपना तो 100% दे रहे हैं, आपका सिर्फ फर्ज बनता है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए मेरे भाई, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।